आहेत की ब्राह्मणांनी स्वतःकडे 4 अधिकार ठेवलेले आहेत: शिक्षण घेणे, शिक्षण देणे, संपत्ती जमावणे आणि शस्त्र बाळगणे. आणि क्षत्रियांना 3 अधिकार दिलेले आहेत: शिक्षण घेणे, संपत्ती बाळगणे, शस्त्र बाळगणे, संपत्ती जमवणे आणि शस्त्र बाळगणे. वैश्याला 2 अधिकार दिलेले आहेत: संपत्ती जमवणे आणि शिक्षण घेणे. परंतु शूद्र म्हणजे इथल्या ओबीसीला मात्र एकही अधिकार दिला नाही. त्यांना एकच काम दिलं: वरच्या 3 वर्णाची सेवा करणं. साथियो, कारण त्यांनी सांगितलं आहे की शूद्राचा धर्म केवळ सेवा करणे आहे. संविधान लागू झाल्यामुळे याचं उद्योगाचं राष्ट्रीयकरण झालं आणि येथील ब्राह्मणाने त्याचं आपलं खासगीकरण केल्यामुळे या देशामध्ये ही प्रतिक्रांती झालेली आहे. संविधानाची ऐशिकेतैशी झालेली आहे. त्यामुळे बेरोजगारीची समस्या वाढलेली आहे. मी ओबीसींना या मंचावरून विनंती करतो की त्यांनी ओबीसी बांधवांनी ब्राह्मणवादाच्या पालखीला वाहून नेण्याचं काम बंद करावं, तरच आपल्या समस्या सुटू शकतील. साथीहो, फक्त शेवटचा 1 मिनिट घेतोय की 2015 मध्ये ओबीसीचे 314 विद्यार्थी यूपीएससी एक्झाम पास झाले. त्यांना ट्रेनिंग पण देण्यात आलं, परंतु केवळ क्रिमिलेअरच्या नावाखाली त्यांना डावलण्यात आलं. 2017 मध्ये नीटमधील जे आरक्षण असते, नीट एक्झाम जे मेडिकलला जाण्यासाठी असते, त्याचं 2017 मध्ये जे रिझर्वेशन असते ओबीसीचं ते रद्द करण्यात आलं. त्यामुळे हजारो विद्यार्थी या मेडिकलला जाण्यापासून रोखले गेले. तर हे का होत नाही आहे? ओबीसीचं का नुकसान होऊन राहिलेलं आहे? 1931 पर्यंत या देशामध्ये ओबीसीची जातनिहाय जनगणना होत होती आणि तथाकथित स्वातंत्र्यानंतर जवाहर नेहरूने ही कायदा करून 1948 मध्ये ही जनगणना रोखण्याचा कायदा केला. या देशामध्ये जनावराची मोजणी होते, कुत्र्याची मोजणी होते, डुकराची मोजणी होते, घराची मोजणी होते, झाडाची मोजणी होते, एवढंच काय तर हिजड्याची मोजणी होते, परंतु पिछड्याची मोजणी होत नाही. ती का होत नाही? याला कारण असं की ब्राह्मणांना 52% ऐवजी 65% हक्क अधिकार गमवावे लागतील. क्रिमिलेअरची अट रद्द करावी लागेल आणि ओबीसी या देशाचा मालक होऊ शकतो आणि ब्राह्मण या देशाचा गुलाम होऊ शकतो. आणि यासाठी ते ओबीसीची जातनिहाय जनगणना होऊ देत नाही आहेत. यासाठी एससी एसटी ओबीसी मायनॉरिटीला एकत्रित यावं लागेल, स्वतः जागृत व्हावं लागेल, इतरांना जागरूक करावं लागेल, शक्तीला निर्माण करावं लागेल आणि आंदोलन करावं लागेल, जन आंदोलन करावं लागेल, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करावे लागेल. तरच आपल्या समस्या सुटू शकतात. ही जी लढाई आहे, ही लढाई मूलनिवासी परिवार व्हर्सेस संघ परिवार राज्य आहेत. या ठिकाणी आपल्या मूलनिवासी परिवाराची जीत पक्की आहे. यासाठी बहुजनांनी आता युवकांनी आता पुढे आलो पाहिजे. एवढंच या प्रसंगी सांगतो. मला आयोजकांनी संयोजकांनी या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद, आभार. धन्यवाद माननीय प्राध्यापक विवेक कडू सर. साथियों, इस संसद का कामकाज आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय गार्गे आवारे सर, सहायक प्रोफेसर रामेगे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट अमरावती. सर आए और विषय के संदर्भ में अपनी बात रखें. वेळ आधीच झालेला आहे आणि त्या अनुषंगानं आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मौर्य साहेब, उद्घाटक आमचे स्नेही पाटील सर, वानखडे सर, मंचावर उपस्थित सर्व लोक, नावं घेण्यात वेळ घालवण्यात अर्थ नाही. मी जे बोलणार आहे, एक इंजिनिअरिंग कॉलेजला मी प्राध्यापक आहे आणि त्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांच्या घराड्यात आम्ही राहतो, त्यांच्यासोबत जगतो आणि इथं बरेचसे प्रश्न विचारले गेले. या अनुषंगाने थोडासा वेळ जास्त नाही, पण तुम्ही अगदीच 2 मिनिटं बोललात, थोडा वेळ घेईल कर्तव्य. सर्वात पहिले इथे सांगितलं गेलं की माझ्याजवळ स्किल सेट आहे, मी बेरोजगार आहे. तर मी पहिला प्रश्न विचारतो, दादा स्किल सेट असणारा माणूस हे म्हणतच नाही की मला बेरोजगारी आहे. तुम्ही आज या परिस्थितीत आहात, याला जबाबदार तुम्ही आहात. पहिले स्वतःची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेणं शिका.
बोंबलण्यात अर्थ नाही. खूप सुंदर विवेचन केलं पाटील सरांनी आणि दोन्ही गोष्टी बोलले. हे थांबणारं नाहीये, हे वाढत जाईल. एकीकडे हा जनरेटर तयार करून कुठंतरी संसदेच्या भरोशावर तिथे आपले लोकप्रतिनिधी पाठवून तिथे रेटा तयार करणं. पण एक कविता आठवते मधुक पांड्याची की तन की हवस मन को गुनेगार बना देती है, खाली जेब इंसान को पॉकेट मार बना देती है. अरे वो देशभक्ति सिखाने वालों, इन भूखे पेटों को देशभक्ति मत सिखाओ, क्योंकि भूखी इंसान. कसं असतं इथे बोलणं चालत असताना एक आपण ज्याला म्हणतो आपण प्रिज्युडाईज, पूर्वग्रह दूषित असणं. आपण एक प्रिज्युडाईज असतो सगळेजण. मला तेच ऐकायचं असतं पुढच्या माणसाचं जे मला कुठेतरी माझ्या प्रिन्सिपल, माझ्या तत्वात बसत असतं आणि तेच मी ऐकायसाठी तयार असतो. तो बाकी पुढचं काय बोलतो ते ऐकत. एक गोष्ट लक्षात घ्या, या सगळ्या समस्यांचं मूळ जर कुठे असेल तर ते या निवडणूक प्रक्रियेत आहे. हे मान्य करता का तुम्ही? तुम्ही लोकशाहीला मान्य करता, लोकशाहीच्या प्रक्रियेला मान्य करता. मग आज तुमच्या अंगावरती बसलेला माणूस तुम्हाला पटत नाही, तो निवडून कोणी दिला? सिद्ध झालं का साहेब? या गोष्टीत अर्थ नाही. हा वादाचा मुद्दा असू शकतो, आपण तिथे बोलू नंतर. ऐकून घ्या, निवडणूक प्रक्रियेला तुम्ही नाकारता का? त्याला स्वीकारावं लागणार आहे. आता एक साधी गोष्ट सांगतो, त्याचं मूळ बोलतो तुम्हाला मी. वार्डाची निवडणूक येऊ द्या, एक चांगला माणूस शिकलेला असू द्या, तो तुमच्याजवळ येतो, साहेब मी चांगली कामं करीन, असं करीन तसं करीन. 4 लोक जमतात सायंकाळी गल्लीतले, मावल नाही म्हणते. बाकी तो जे काही देऊ इच्छिते म्हणजे तो देऊ शकत नाही, हा काय निवडून येते म्हणते, याचं कोणी ऐकते का म्हणते तिथे. म्हणजे तुम्हाला चॉईस कोणाचा आहे हो? 4 गाढवांपैकी एक चांगलं लाथ मारणारं गाढव निवडणार आहोत. लक्षात घ्या, मूळ प्रक्रियेतच प्रॉब्लेम आहे. आपल्याला सरंजामशाहीची, सामंतशाहीची सवय पडलेली. जशी तुम्हाला नोकरी करता तुम्ही भांडून राहिले, मी आज नोकरी करतो, मी नोकरीच्या बाबतीतल्या गोष्टी करतो. राजकारण हा व्यवसाय झालेला आहे. तुम्ही ना आम्ही सामान्य माणूस टिकूच शकत नाही. अहो तिकीट भेटवायचा खर्च किती? शिक्षक मतदारसंघाची, पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक झाली, बघा ना तुम्ही काय. आता इथे शिक्षकही आहे, मी शिक्षकी पेशातला आहे, ठीक आहे, असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून इंजिनिअरिंग कॉलेजला आहे, पण शिक्षकीच पेशा आहे ना शेवटी. अहो साहेब, ज्या वेळेस शिक्षक मतदारसंघात मटणाच्या पार्ट्या होतात, त्याला सर्वजण आवर्जून हजर असतात. आणि कितीतरी शिक्षकांच्या बाबतीतला एक विषय सांगतो. आता शिक्षकांचा विषय निघाला, मी आपल्याच प्रोफेशनवर टीका करू शकतो म्हणून बोलतोय, दुसऱ्या प्रोफेशनवर बोलत नाही. प्लॉटच्या दलालीत किती लोक आहेत हो? मिस्टर अँड मिसेस दोघांचेही पगार चालतात, नवीन प्लॉट घेणे, इसार 7-12 माझ्या हातात आहे, आपण पलटी करून टाकू, आहे नाही कसं आहे? दोन्ही गोष्टी असतात, एक लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे महत्वाचा विषय आहे की देअर इज ऑलवेज रूम ॲट टॉप. जे सरांनी सांगितलं ते अगदी बरोबर आहे की तुमच्या स्किल सेट आहे, परमोच्च व्हा, सर्वोच्च व्हा. तुम्ही जो स्टॉक जर ऐकत असाल तर बघा काय असतं स्ट्रगलची डेफिनेशन सांगतो तुम्हाला. निसर्गाला मानता, देवाला मानता, ज्याला कोणाला मानत असाल तर तो तुम्हाला 6 गोष्टी जर तुम्हाला रिक्वायरमेंट आहेत तर त्यातल्या 4 गोष्टी देतो, 2 गोष्टी देत नाही. आणि त्या गोष्टी पूर्ण करून हे पूर्ण 6 गोष्टींचं सर्कल जर पूर्ण झालं तर तुमचं लाईफ सेटल होणार असतं. समस्या कुठल्या 3च समस्या असतात, शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक. 4थी समस्या दाखवा आहे. 4थी समस्या. या सगळ्या गोष्टी म्हटलं तर खूप सोप्या आहे, म्हटलं तर खूप कठीण आहे. आता माझाही एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. कोरोनाच्या काळात 12 महिने पगार नव्हता साहेब आमचा. आम्ही प्रायव्हेट इंजिनिअरिंग कॉलेजवर आहोत, आम्हाला सरकारी काही सुविधा नाही. लक्षात. आणि आम्ही पेटून उठलो होतो, सगळ्या गोष्टी झाल्या, आम्ही ओरडलो, हे सगळं झालं. व्यवस्था नाकावरची माशी उडत नाही तिच्या. आणि मोस्ट लिस्ट बॉदर सेक्शन इन द कोरोना टाइम इज एज्युकेशन सेक्टर. लक्षही दिले नाही त्यांनी.
शिक्षकही खुश होते सरकारी, अरे मस्त घरी आहे म्हणे, ऑनलाईन करून टाकू म्हणे, जे द्यायचं आहे देऊन देऊ, बाकी तो विषय नाही साहेब. येणारी पिढी खतम होऊ घातलेली आहे. पाटील सरांनी सांगितलं, खूप सुंदर विवेचन केलंय सरांनी, पण तेही समजून घ्यायला पाहिजे आपण, तर त्याला अर्थ असतो. तर मुळात शिक्षणच नाही, इकडे म्हणायचं आपले जे महापुरुष आहे त्यांनी सांगितलं की अरे ज्ञान वाघिणीचं दूध घ्या, मी तुम्ही ज्ञानच नाही भेटणार आता आम्हाला. तुमच्या पोराला शिकवायचं आहे का, आपली क्षमताच नाही राहणार. किती, बसचे 40,000, कॉलेजची फी, याची फी 50,000. आमची इंजिनिअरिंगची फी आज नियर अबाउट 90,000च्या घरात आहे, आणि पहिलीतल्या पोराची फी 60,000च्या घरात आहे. माझं अख्खं शिक्षण 2 लाखात झालं, पहिलीपासून तर BE पर्यंत. आणि माझ्या मुलीची फी मी 45,000 आणि बसचे 40,000 वर्षाची मी भरून राहिलो. हा विरोधाभास आहे प्रचंड. आणि त्याच्यामुळे 2च मिनिटं घेतो साहेब, की सर्वात महत्वाचं म्हणजे स्वतः जबाबदार आहोत. इमर्सन नावाचा एक मोठा फिलॉसॉफर होऊन गेला, तो म्हणतो की तुम्ही तेच ते रोज कराल तर तुम्हाला तेच भेटेल जे तुमची परिस्थिती आहे. तुम्हाला काहीतरी वेगळं करावं लागेल. सो यू हॅव टू चेंज युअर सेल्फ फर्स्ट ऑफ. आम्ही शिकलो, आमच्या प्रचंड अपेक्षा वाढल्या. आम्हाला एक ब्युरोक्रॅटिक चांगला जॉब वगैरे पाहिजे. तर माफ करा साहेब, जुना काळ होता, लोक शिक्षितच नव्हते, आपल्या बापदाद्यांना नोकऱ्या मिळाल्या, ते अधिकार म्हणून रिटायर्ड झाले, त्यांनी प्रामाणिकपणे नोकऱ्या केल्या. तशी आता परिस्थिती नाही. आपल्या पूर्वजांनी जे कष्ट उपासलेले आहेत ते त्यांच्यामुळे आपण इथपर्यंत पोहोचलो. पण ॲट द सेम टाइम लोकसंख्या आहे हे पण सत्य आहे. आणि त्याच्यामुळे गोष्ट कशी आहे की तुम्हाला जसं पाहिजे तसंच भेटेल असं होऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे अपेक्षेसारखं मिळेलच अशातला भाग नाही. आणि याच्यामध्ये खूप चांगले रिझल्ट एंटरप्रेन्योरशिपच्या माध्यमातून, नवउद्योगतेच्या माध्यमातून आलेले आहेत. तुम्ही बघा, एक साधा कोंबडी पालन, गावरानी कोंबडी पालन करणारा पोरगाही महिन्याचे 1 लाख रुपयाच्या वर कमावतो. शेती आहे आज शेतीवाल्याकडे तर बिलकुल त्याला ग्लॅमरच नाही उरलं शेतीवाल्याकडे. किती विदर्भातले लोक शेतीसोबत जोडधंदा करतात, हा एक विषय आहे. कारण मी माझी शेती करतो सोबत. याचा एक जर विचार केला, क्लायमेट चेंजला तुम्हाला कुठेतरी जोडधंद्याची जोड द्यावी लागेल. त्यात पशुपालन असेल, कुक्कुटपालन असेल, मत्स्यपालन असेल, या गोष्टी होऊ शकत नाही का? होऊ शकतात. त्याच्यासाठीच्या ग्रँट आहेत, असो, व्यवसाय करता येऊ शकतो. तिसरी महत्वाची म्हणजे डेअर टू फेल अप्रोच. आता प्रॉब्लेम काय झालाय, आपण टक्के टोणपे खात चुकत शिकत गेलो. आता मायबाप नोकरीवर आहे, चांगली आर्थिक परिस्थिती आहे, आणि त्याच्यामुळे होतं काय, पोराला गोंजारल्या जातं. नवसाचा 1-2च असतात, आणि तो पोरगा त्याला अपयश दिसतच नाही. ही जी आर्थिक चांगली परिस्थिती आहे, ती परिस्थिती त्याला स्वतःची वाटते. त्याला हे माहित नाही की त्याच्यासाठी त्याचा बाप आणि माय कष्ट उपसतोय म्हणून. आणि एखादा जर काय अपयश आलं तो मुलगा खचतो, ते नको व्हायला. तर म्हणून डेअर टू फेल अप्रोच पाहिजे. आणि सर्वात महत्वाचा विषय म्हणजे की ही परिस्थिती राहणार आहे म्हणून वरचा रेटा एक वेगळा, आणि खालच्या स्तरावर आपल्याला आपलं सर्व्हायव्हर करावं लागेल. कारण डार्विनचा सिद्धांत म्हणतो सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट. आणि भारतासारखा संघर्ष कुठंच नाही. इथं एखादा भाई होत असेल तर त्यानेही संघर्ष केलाय म्हणून तो भाई म्हणून एस्टॅब्लिश झाला, आणि एखादा IAS अधिकारी एस्टॅब्लिश होत असेल तर त्यानेही संघर्ष केला म्हणूनच तो IAS झाला. इथे प्रचंड वेगवेगळ्या दऱ्या, वेगवेगळ्या याच्यात आपण डिवाइड झालेलो आहे, जात, प्रांत, सगळ्या गोष्टी. आणि म्हणून या सगळ्यांचा विचार करून कुठेतरी एक सम्यक विचार करून आपल्याला स्वतःचं सोल्युशन जमीन लेवलवरचं, ग्राउंड लेवलवरचं, आणि ॲट द टाइम एक लढा वरच्या स्तरावर द्यावा लागेल. याकरता प्रिपेअर व्हावं लागेल. एक मात्र निश्चितच आहे, विचारांची लढाई दोन्ही स्तरावर लढावं लागेल आणि कृतीतूनही लढावी लागेल. पण एक खरं आहे की ओव्हरऑल याचा गोषवारा काढला, याचं ओव्हरऑल आपण चेक केलं तर परिस्थिती येणारी खूप चांगली आहे, आशावादी चित्र आहे असं नाही. त्याच्याकरता दोन्ही दृष्टिकोनातून, मानसिकरित्या, शारीरिकरित्या आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून आपल्याला तयार राहायची गरज आहे. मला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल आयोजकांचे आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. धन्यवाद माननीय गार्गे आवारे सर, सहायक प्रोफेसर, राममेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अमरावती. संसद की काम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय रवि रामटेके सर, फाउंडर पलबेरी मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अमरावती. सर आए और 2 मिनट में अपनी बात रखे. माननीय रामटेके सर. सगळ्यांना
अतिशय आभारी आहे मला इथे बोलण्याची संधी मिळाली. सुरुवातीला मी आपल्याला इथे काही प्रश्न विचारले गेले, त्याचे काही उत्तरं आपल्याला इथे हवी आहेत. मी सरळ सरळ त्या दिशेने वळतो. इथे असं स्किलबद्दल बोललं गेलं आहे, बरोबर आहे. स्किल, आपली स्किल वाढवायची आहे. गौतम बुद्धाला हाच प्रश्न विचारला गेला की मी आयुष्यात काय केलं पाहिजे. एक सभा सुरू होती, तिथे गौतम बुद्धांना हाच प्रश्न केला गेला की आयुष्यात मी काय करायला हवं. तर बुद्धांनी त्याचं अतिशय सुंदर उत्तर दिलं की सगळ्यात पहिले तुला काय आवडते याचा शोध घे. जसं की तुला गाणं आवडते का, की तुला डान्स आवडतो का, की तुला स्वयंपाक करता येतो का चांगला. तुला नेमकं काय आवडते याचा तू शोध घे. आणि ज्या दिवशी तुला माहीत पडते की मला ही सगळ्यात चांगली गोष्ट जमते, त्या दिवशी तुझी स्किल ही पॉलिश करण्यात तुझं पूर्ण सामर्थ्य त्या गोष्टीत लावून टाक. आणि ह्या स्वरूपात जेव्हा तुम्ही काम करता, जेव्हा तुम्ही तुमचं आयुष्य जगता, तेव्हा तुम्हाला कुठेतरी एक चांगला अवधा मिळतो. आता याचे एक्झाम्पल्स बघूया आपण. लता मंगेशकर किती शिकली आहे? कोणी या प्रश्नाचं उत्तर देईल ना? सचिन तेंडुलकर. बरं, बाबासाहेबांनी आपल्याला एक मूल मंत्र दिलाय. काय आहे तो? शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. बरोबर आहे. शिका म्हणजे नेमकं काय शिक्षण घ्यायचं आहे? हिस्ट्री, जॉग्रफी, सायन्स. बाबासाहेबांनी म्हटलं शिक्षण ते असायला हवं जिथे तुमच्यापर्यंत लोक स्वतःहून चालत येतात. आता बाबासाहेबांनी जे संविधान लिहिलं त्यासाठी अगोदर सगळ्याकडे जाऊन ते फिरून आले, बरोबर ना. सर्वत्र जाऊन फिरून आले आणि शेवटी त्यांना इंग्लंडमध्ये काय माहीत पडलं की तुमच्याकडेच तर एक चांगला पॉवरफुल व्यक्ती आहे जो तुमचं संविधान लिहू शकतो. तर शेवटी कुठे यावं लागलं त्यांना? बाबासाहेबांकडे. कारण की काय, त्यांनी स्किल डेव्हलप केली. ही स्किल जी आहे ते आपल्याला डेव्हलप करणे गरजेची असते. आणि जेव्हा ती स्किल आपण डेव्हलप करतो तेव्हा आपल्याला नोकरी मागायची गरज पडत नाही. तर स्किल डेव्हलप करणे हे गरजेचं आहे. ती कोणतीही स्किल असू शकते. आपल्या भारतात एक विद्यार्थी होता ज्याच्या वडिलांनी त्याला 10वीत घराबाहेर हाकलून दिलं, कारण की तो मॅथ्सकडे लक्ष देत नव्हता, तो इंग्लिशकडे लक्ष देत नव्हता, त्याला जॉग्रफीत चांगले गुण मिळत नव्हते. तो एकच गोष्ट करायचा की तो कम्प्युटरकडे लक्ष जास्त द्यायचा. आज तो मोठ्या मोठ्या ऑर्गनायझेशन्सचे डाटाबेस तो हँडल करून राहिला. ठीक आहे. तर ही आहे स्किल. ज्या दिवशी तुम्ही स्किल डेव्हलप करता त्या दिवशी तुम्हाला नोकरी मागायची गरज पडत नाही. बरं, काही प्रश्न आहेत, आर्थिक प्रश्न माझे सोडवल्या कसे जातील किंवा समोर चालून काय करावं लागेल मला. तर सगळ्यांचा प्रश्न एकच असतो की आर्थिक प्रश्न कसे सुटतील. नोकरी आपण करून कशासाठी राहिलो नेमके? कशासाठी करतोय नोकरी? कशाला हवी? पैशासाठी हवी ना. आपल्याकडे अशी कंबाईन ऑर्गनायझेशन काय आहे जे आपले पैशाचे प्रश्न सोडवतील? आहे का एखादी ऑर्गनायझेशन, एखादी संघटना जिथे आपण एकत्रित येऊन काहीतरी पैशाशी रिलेटेड किंवा नोकरीशी रिलेटेड गोष्टी करू शकतो? एक असाच प्लॅटफॉर्म मी निर्माण केलेला आहे. ठीक आहे, ज्याचं नाव आहे पेल्सबेरी. ठीक आहे. त्याची अधिक जानकारी माहिती हवी असेल तर तुम्ही येऊ शकता. पण आता दुसरा विषय आहे, शिक्षण झालं, संघटित. आपण संघटित किती आहोत? किती % आपल्या संघटना व्यवस्थित आहेत? आपल्यात किती वेगवेगळ्या काय म्हणतात त्याला संघटना आहेत? बामसेफ, BSP, एकत्र काय येत नाही आपण कधी. तर शिक्षण म्हणजे स्किल, संघटना म्हणजे अशा प्रकारचे शिक्षित लोक जेव्हा एकत्र येतील ती झाली संघटना. आणि अशा प्रकारचे लोक जेव्हा एकत्रित येऊन काम करतील तर तुम्ही कोणत्याही प्रकारच्या प्रश्नांना एकदम सहजपणे सोडवू शकता. ठीक आहे, एवढंच मला सांगायचं आहे.
एवढं सांगून मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद माननीय रामटेके सर. इस संसद के कामकाज को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय गजानन गंडाले सर, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ सर आए और 2 मिनट में अपनी बात रखे. माननीय गजानन गंडाले सर. धन्यवाद संचालक महोदय. सर्वप्रथम ज्या महापुरुषांनी तथा महान स्त्रियांनी आम्हाला आझाद करण्यासाठी आपल्या जीवाचे प्राण आणि जे विचार प्रस्थापित केले त्या सर्वांना मी विनम्र अभिवादन करतो. तसेच आज भारतीय बेरोजगार मोर्चाच्या माध्यमातून बेरोजगारों की संसद हे कार्यक्रम या ठिकाणी लावलेला आहे पश्चिम विदर्भ स्तरीय, आणि आपण सर्वजण वेळेतला वेळ काढून या संसदला उपस्थित झाले त्याबद्दल सर्वांचे मी धन्यवाद व्यक्त करतो. व तसेच आज 8 एप्रिल 1627 छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त तमाम मूलनिवासी बांधवांना जयंतीच्या शुभेच्छा सुद्धा देतो. भारतीय बेरोजगार मोर्चा हा नेमकं संघटन आहे, हे काय आहे आणि हे कशा प्रकारे काम करते हे सर्वप्रथम आपण जाणून घेतलेलं पाहिजे. कारण आपल्या मनामध्ये एक डाऊट राहतो की संघटन तो आहे पण हे संघटन करत काय आहे. या संघटनेने आतापर्यंत आपले मुद्दे कधी उचलले, कोणत्या तारखेला आपल्यासाठी आंदोलन केलं बेरोजगारासाठी, कधी लढाई लढली. तर भारतीय बेरोजगार मोर्चा 2021 मध्ये या संघटनेशी जुडलो मी, आणि या भारतीय बेरोजगार मोर्चाने राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन 3 टप्प्यामध्ये केलं, ज्याचा की पहिला टप्पा राष्ट्रव्यापी धरणा प्रदर्शन होतं. तो धरणा प्रदर्शन 27 एप्रिल 2022ला. दुसरा टप्पा थालीपीठो आंदोलन दिनांक 10 मे 2022 आणि तिसरा टप्पा राज्यस्तरीय रॅली प्रदर्शन 9 जून रोजी करण्यात आले. आणि हे रॅली आणि हे टप्पे केवळ आणि केवळ महाराष्ट्रात न करता भारतीय बेरोजगार मोर्चाच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभरामध्ये भारतीय बेरोजगार मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आलेले आहे. तसेच या देशामध्ये 2014 पासून बेरोजगारी 35 करोड निर्माण झालेली आहे. आजच्या दिवशी बेरोजगारी समस्या केवळ आणि केवळ महाराष्ट्राची समस्या नाही आहे. ही समस्या बेरोजगाराची समस्या हे संपूर्ण भारत देशाची समस्या आहे. आणि या बेरोजगारीच्या समस्याचं कारण काय आहे? या बेरोजगारीचं कारण आहे तर या महाराष्ट्र या केंद्राची सरकार ही व्यवस्था, ही ब्राह्मणी व्यवस्था, जोपर्यंत ही व्यवस्था समाप्त होणार नाही तोपर्यंत आमच्या बेरोजगाराची समस्या सुटणार नाही. आणि हे सरकार ज्या दिवशी पडेल त्या दिवशी आमची समस्या सुटणार. पण या सरकारला जर आम्हाला पाडायचं असेल तर सर्वप्रथम आम्हाला ईव्हीएम मशीन हटवावे लागणार आहे. ज्या दिवशी ईव्हीएम मशीन फोडणार, ईव्हीएम मशीन या देशामध्ये बंद करणार, त्या दिवशी आमची बेरोजगाराची सरकार या देशामध्ये येणार. आणि आता मी गजानन गंडारे राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ महाराष्ट्र राज्य प्रदेश अध्यक्ष या नात्याने ज्याही ठिकाणी देशभरामध्ये हे भारतीय बेरोजगार मोर्चाच्या माध्यमातून आंदोलन छेडल्या जाईल त्या आंदोलनाला मी राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ महाराष्ट्र राज्य प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने संपूर्ण पाठिंबा देईल. इथे ग्वाही देतो. वेळ कमी असल्यामुळे एवढंच बोलतो. धन्यवाद. जय मूलनिवासी. धन्यवाद माननीय गजानन गंडाले सर. मैं वक्ता की अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूँ माननीय अभिषेक मंडरे, जिलाध्यक्ष भारतीय युवा मोर्चा अमरावती. धन्यवाद सर. ज्या महापुरुषांनी या बहुजन समाजाला गुलामगिरीतून मुक्त केले, सर्व महापुरुषांना त्रिवार वंदन करतो आणि माझे 2 शब्द आपल्यासमोर मांडतो. मोदी म्हणतात अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे. अच्छे दिन तर आहेच, पण सामान्य जनतेचे नाही तर ते VIP लोकांसाठी. सर्व सुखसुविधा हे VIP लोकांसाठी आणि उरलेले सर्व दुःख हे सामान्य जनतेच्या वाटेला. सर्व सुख सुविधा एक चायवाल्याला, दुसरा ऑटो रिक्षावाल्याला, करोडो रुपयांच्या गाडीतून प्रवास करून, करोडो रुपयांच्या विमानातून प्रवास करून भारत दर्शन करायचं.
आणि बिल हे सामान्य जनतेला फेडायचं. GST, महागाई, टॅक्स यांमुळे सरकारचा फायदा होते आणि आम जनतेचे नुकसान का होईना ते पे करावं लागते. आता राहिला प्रश्न बेरोजगारीचा. गेल्या अनेक वर्षापासून भारतात उच्च बेरोजगारीचे दर वाढत आहेत. 19मध्ये 7.5% होती, 20मध्ये 10% आणि लॉकडाऊनमध्ये तर 25% होती. असं प्रमाण वाढतच गेलं, कमी व्हायचं कारणच नाही. याचं कारण काय? याचं कारण आहे सरकारच. माननीय देवेंद्र, आता त्यांना तर मान द्यावंच लागेल, देवेंद्र फडणवीस म्हणतात नोकऱ्या तर भरपूर आहेत पण मुलांमध्ये स्किल नाही. मग आपण समजायचं काय? 85% मूळ निवासी SC, OBC, ST, NT, VJNT यांच्यात स्किल नाही. मग स्किल आपण समजायचं काय? मग 3.5% ब्राह्मणांमध्ये स्किल आहे का? कित्येक वर्षापासून ब्राह्मण हा प्रत्येक गोष्टीत ओबीसीचं आरक्षण खाऊन पुढे आला आहे. प्रत्येक क्षेत्रात हा ब्राह्मण आहे आणि त्या क्षेत्रातील प्रत्येक गोष्टीवर कब्जा केला आहे. मग शिक्षण असो, नोकरी असो किंवा आरक्षण, यांना जर थांबवायचं असेल तर आपल्याला पुढे यावं लागेल. इथे उपस्थित असलेल्या सर्वांना विनंती आहे, डोळे उघडा, जागरूक राहा. आपण शिकलो आहोत पण एकत्र संघटित नाही. आपण हे थांबवू शकतो. एकत्र संघटित होऊन आंदोलन करून आपण आपले हक्क मिळवू शकतो आणि ते आपण मिळवणारच. साथियो, जर तुम्हाला सर्व प्रश्नांपासून सुटका जर करायची असेल तर संघटित शक्ती निर्माण केल्याशिवाय पर्याय नाही. हेच तुम्हाला सांगण्यासाठी मी इथे भारतीय युवा मोर्चाच्या वतीने तुम्हाला सांगत आहे आणि भारतीय बेरोजगार मोर्चाला माझे पूर्ण पाठिंबा आहे. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद सर. साथियों, अभी संसद के कामकाज को आगे बढ़ाते हुए जो भी संसद में सवाल उपस्थित हुए और जो भी समस्या यहाँ के सभासदों ने बताई, उन सभी समस्याओं पर सुझाव बताने के लिए और जो सवाल उपस्थित हुए हैं उन सवालों के जवाब देने के लिए मैं आज की संसद में यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ माननीय विक्की बेलकोडे सर, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय बेरोजगार मोर्चा नई दिल्ली. सर आए और इन सवालों के जवाब दे और जो समस्या है उनका सुझाव दे. माननीय विक्की बेलकोडे सर, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय बेरोजगार मोर्चा नई दिल्ली. धन्यवाद संचालक महोदय. भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम, यह 11 राज्यों के अंतर्गत आने वाले बड़े 25 जिलाओं में, जो कि विद्यार्थियों का हब है, हम इस हब में यह बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम कर रहे हैं. और यह बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम करने के जो पीछे का उद्देश्य है, वह उद्देश्य यह है कि वर्तमान में प्रतिदिन जो बेरोजगारी है यह चरम सीमा पर बढ़ते हुए नजर आ रही है. हम लोगों ने यह कार्यक्रम डिजाइन करने के पहले एक रिसर्च किया कि भारत सरकार की एक स्वायत्त विभाग है जिसका नाम है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सन 2019 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ. उस रिपोर्ट में भारत सरकार ने यह डाटा अपलोड किया कि भारत देश में बेरोजगारी के कारण जो सुशिक्षित युवा है, यह बेरोजगारी की समस्या के कारण प्रतिदिन 38 सुशिक्षित युवा जो उच्च विभूषित पदों पर या उच्च विभूषित डिग्रियों को उपलब्ध किए हैं, ऐसे 38 युवा बेरोजगारी की समस्या के कारण आत्महत्या कर रहे हैं. इस बात में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जो 38 सुशिक्षित युवा जो आत्महत्या कर रहे हैं, इन युवाओं में आत्महत्या करने वाले लोगों में कौन लोग होंगे. जिस प्रकार से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि माननीय तोड़ू साहब ने ज्वलंत उदाहरण दिया. क्या दिया कि 2013 के UPSC एग्जाम में पास आउट हुए 314 IAS बच्चे, जो कि भारत सरकार की सबसे बड़ी नौकरी है.
यह आईएएस की नौकरी के लिए कैपेबल जो बच्चे थे 314 आईएएस, इन बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर भारत सरकार ने भेजा और जैसे ही 2014 में यह बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तो नरेंद्र मोदी सरकार ने एक जीआर पास किया। उसमें कहा कि जो ओबीसी की क्रिमिनल की जो मर्यादा है वह 4 लाख से हटाकर 6 लाख पर कर दी जाती है। इससे क्या हुआ कि ये जो 314 आईएएस बच्चे थे ओबीसी समाज के, इन बच्चों को घर में बैठाने का कार्यक्रम इस व्यवस्था ने किया, इन लोगों ने किया, सरकार ने किया। अभी हमारे सामने प्रश्न उपस्थित होता है कि भारत सरकार की सबसे बड़ी नौकरी यह आईएएस, इसके लिए पास आउट हुए जो बच्चे होते हैं वो कितना अपना टाइम, टैलेंट एंड मनी लगाकर अपने आंखों में तेल डालकर वह इस एग्जाम को क्रैश करते हैं। क्या उनमें मेरिट नहीं था? ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या उनमें मेरिट नहीं था? उनमें मेरिट था, कैपेबिलिटी थी, एबिलिटी थी, पर सरकार के धोरण के कारण, गलत नीतियों के कारण उनको नालायक बनाने का कार्यक्रम इस व्यवस्था ने किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा, आप लोगों को सभी को पता होगा नोटबंदी, हमारे लोगों के घरों में 500 के और 1000 के नोट थे। लोगों ने अपने जीवन की कमाई समझकर उसके बोरे भरकर भी रखे होंगे या फिर अलमारियों में कुछ 2-4 गड्डियां रखी होगी और रखने के बाद में भारत सरकार के माध्यम से मोदी ने एक जजमेंट दिया कि कल की सुबह से यह 500 के और 1000 के नोट क्या कर दिए जाएंगे? बंद कर दिए जाएंगे। जैसे ही यह रूल पास किया, वो जो 1000 की और नोट की जो कीमत पैसों के आधार पर थी, आरबीआई के आधार पर थी, उसका मूल्य 0 हो चुका था। इससे सिद्ध होता है कि अधिकार से बड़ी कोई चीज नहीं है, अधिकार से बड़ी कोई चीज नहीं है। हाल ही में अभी लॉकडाउन के बाद में दिल्ली में एक क्षितिज नाम का एक बड़ा उच्च विभूषित इंजीनियर था जो बेरोजगार था। पेपर के अखबार के पहले पन्ने पर यह खबर आई और काफी दिल दहलाने वाली खबर थी कि क्षितिज नाम के इस इंजीनियर ने बेरोजगारी की समस्या के कारण अपने मां का गला घोट दिया। जब उसका सुसाइड लेटर भारत सरकार के पुलिस प्रशासन के पास में आया तो उसमें लिखा हुआ था, उस क्षितिज ने ऐसा किया हुआ था कि उसने निर्णय लिया कि मैं इतना उच्च विभूषित होने के बाद में मेरे मेरिट का कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैंने जो डिग्री ली है यह डिग्री केवल मात्र एक रद्दी बन चुकी है जिसका किसी भी प्रमाण में कोई फायदा होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा है। और हर दिन मुझे यह चिंता सताती है कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं समस्याग्रस्त हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे आत्महत्या करनी चाहिए, लेकिन मैं यह देख पा रहा हूँ कि मैं मरने के बाद में मेरी माँ का क्या होगा, जो बूढ़ी है, परेशान है, जिसको मेरे से उम्मीद है कि मैं उसका बुढ़ापे में सहारा बन सकूं। अगर मैं आत्महत्या करने के लिए अगर कोशिश कर रहा हूं तो मुझे पहले मेरी माँ का बंदोबस्त करना होगा। वो घर गया, घर जाकर उसने अपने माँ का गला घोटा और सुसाइड नोट 3 दिन तक लिखा, लगभग 16 से 18 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और उसमें उसने कहा कि मेरी माँ की हत्या का जिम्मेदार मैं हूँ और मैं भी आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ, यह केवल मात्र बेरोजगारी का कारण है। ये सारी समस्याएं हमारे सामने है साथियों। जिस प्रकार से सभी मान्यवरों ने कहा कि हमें हमारे में एक स्किल डेवलप करना होगा, हमें हमारा एक मेरिट सिद्ध करना होगा, मैं इस विषय पर अपनी बात कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारों की संसद, यह जो कार्यक्रम है हम रोजगार अभियान चलाने के लिए नहीं कर रहे। ये जो समस्या पैदा हुई है क्यों कि 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे समाज में कलेक्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, आईएएस, आईपीएस, प्राध्यापक वर्ग नहीं था। यह 26 जनवरी 1950 के बाद में निर्माण हुआ। क्यों निर्माण हुआ? क्या हमारे पूर्वजों के अंदर कोई मेरिट नहीं था? क्या हमारे बाप दादाओं के अंदर 1950 के पहले स्किल नहीं था? हम इस देश का शासक वर्ग है, हम इस देश के शासक हैं। सम्राट अशोका से लेकर तो छत्रपति शिवाजी महाराज तक हमने अपने बल पर राज्य चलाया, ये औकात हमारी है।
इस राजपाट में हमने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। इसका केवल मात्र एक ही कारण है, तब राज हमारा था, शासक हम थे, राजा हम थे। वर्तमान में हमारी समस्या, हम शासक नहीं है, हम राजा नहीं है, हमारे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं है, नियंत्रण नहीं है। हमारे लोगों के हाथ में अपने भविष्य का निर्धारण करने के लिए पॉलिसी मेकिंग में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं। कुछ बेरोजगारों को लगता होगा या कुछ लोगों को लगता होगा कि बेरोजगारी ये आर्थिकता से जुड़ा हुआ मामला है। हम इस गलतफहमी को दूर करने के लिए बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम कर रहे हैं सर। बेरोजगारी यह आर्थिकता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये क्यों आर्थिकता से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है कि हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, माय एजुकेशन फॉर माय सोसाइटी। हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, जो 1950 में हमारे समाज को जो पढ़ने का अधिकार मिला, वो माय एजुकेशन फॉर माय सोसाइटी के कारण मिला। लेकिन वर्तमान में हमारे समाज में जो युवा वर्ग, विद्यार्थी वर्ग तैयार किया जा रहा है, जो शासन की पाठ्यक्रम निर्धारित प्रणाली के आधार पर किया जा रहा है, जिसके कारण हमारे समाज में माय एजुकेशन फॉर माय करियर के मानसिकता के विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं। यह हमारी समस्या है। जब तक विद्यार्थी माय एजुकेशन फॉर माय करियर इस बात को ध्यान में रखकर अगर वो एजुकेशन लेगा या डिग्रियां लेगा, तब तक हमारी समस्या निरंतर पैदा होते रहेगी। हमारी समस्या का केवल मात्र जो समस्या है, हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, दुनिया में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, यह समस्या पर चर्चा कर नहीं, तो समस्या के कारणों को खोजकर परिवर्तन करने से। भारतीय बेरोजगार मोर्चा की ये जो संसद है, हम भी समस्या पर चर्चा करने के लिए संसद नहीं कर रहे। हम समस्या का जो कारण है, उस कारण को खोजकर उसका बंदोबस्त कर परिवर्तन करना चाहते हैं, इसीलिए बेरोजगारों की संसद है। साथियों, ये जो मामला है, जिस प्रकार से मैंने कहा कि बेरोजगारी आर्थिकता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये बेरोजगारी यह शासक वर्ग बनने से जुड़ा हुआ मामला है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व से वंचित रखने का मामला है। हमारे युवाओं को, विद्यार्थियों को लगता होगा बेरोजगारी आर्थिकता से नहीं है। ये क्यों नहीं है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। 26 जनवरी 1950 में जो संविधान निर्माण हुआ, उस संविधान में भारत की जनता को आजाद करने के लिए अधिकार दिए गए। 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के नेतृत्व में जो हमारे देश को आजादी मिली, वो आजादी देश की आजादी थी, लेकिन देश की जनता को आजाद करने का दिन 26 जनवरी 1950 है। ये 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे समाज में कोई उच्च विभूषित डिग्री धारक या कर्मचारी या फिर नेता वर्ग नहीं था। हमारे समाज में पढ़ा लिखा वर्ग यह 1950 के बाद में निर्माण हुआ। 108 वर्ष के जो जीवन संघर्ष महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज और बाबा साहेब आंबेडकर जी ने जो चलाया, जिसके लिए अपने बच्चों को तक कुर्बान किया, उसके कारण मिला हुआ अधिकार है। क्या था इसमें? तो इसमें यह था, काफी लोगों के सवाल थे शिक्षा को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर। इसमें क्या था? तो यह भारत यह एक लोक कल्याणकारी राष्ट्र होगा। भारत क्या होगा? ये वेलफेयर राष्ट्र होगा, लोक कल्याणकारी राष्ट्र होगा। और इस राष्ट्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यह अधिकार संपन्न और स्वतंत्र लेकर जीने का जिसको अधिकार होगा, यह व्यवस्था संविधान निर्माता ने की। जिसमें एक महत्वपूर्ण अधिकार था कि इस देश के केजी से लेकर तो पीजी तक के बच्चों को उच्च दर्जेदार और मुफ्त में एजुकेशन मिलना चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्तंभ है कि इस देश के केजी से लेकर तो पीजी तक जो बच्चे हैं उनको उच्च दर्जेदार एजुकेशन मिलना चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। उसके बाद साथियों, इस देश की प्रगति करने के लिए, इस देश का विकास करने के लिए भारत में
जो सरकार है, जो संसद है, यह बाध्य होगी भारत के सर्वांगीण विकास के लिए इन्हें बड़े बड़े उद्योगों का और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा। ये संविधान कहता है, संविधान में काफी सारे राइट्स है, शिक्षा का है, नौकरी का है। फिर इसको करने के लिए क्या होगा साथियों? तो जो कर्मचारी वर्ग होगा, 1950 में एक एक्ट आया एनपीई, और ये एनपीई के माध्यम से ईपी, जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जिसे कहते हैं ईपीएफ, इसके माध्यम से यह रूल आया 1950 में, और उसमें कहा गया कि जो भारत सरकार की संस्थानों को चलाने वाले जो कर्मचारी होंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार को चलाने वाले सरकारी संस्थानों के जो कर्मचारी होंगे, इन कर्मचारियों के वेतन का 6% वेतन काटा जाएगा। और यह वेतन जो होगा, यह भाग जो होगा वेतन से काटा हुआ, यह भारत सरकार ने एक नई संस्था बनाई, ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था में सारा पैसा कर्मचारियों का जमा होगा, और जमा होने के बाद में इस पैसे के आधार पर भारत सरकार अपने देश की प्रगति करने के लिए, अपने देश के जनता को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए नए नए बड़ी बड़े उद्योगपतियों का क्या करेंगे, उद्योग धंधों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। इस आधार पर भारत सरकार ने 348 कंपनियों का निर्माण किया, 348। और यह संस्था ने केवल मात्र यह बनाने से नहीं होगा, तो इसको चलाने के लिए क्या लगेगा, इसको चलाने के लिए मैन पावर लगेगा। और मैन पावर कौन सा होगा? जो समाज में जो विद्यार्थी पढ़ रहा है, जो अलग अलग परीक्षा स्पर्धाओं की तैयारी कर रहा है, जो अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम कर रहा है, उसको उस कंपनियों में क्या दिया जाएगा, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। भारत सरकार की जो संस्था है चलाने की, जो सचिवालय है, जो कोर्ट है, जो न्यायपालिका है, विधायिका है, इसमें भी संख्या के अनुपात में हमारा क्या होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये सारा लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रणाली में था। और ये जो कंपनियां खड़ी होगी, इस कंपनियों ने लगभग 25% से लेकर तो 300% तक फायदा किया। और फायदा होने के बाद में यह जो कंपनियों का जो मुनाफा है, इस मुनाफे के आधार पर जो कर्मचारियों का 6% वेतन काटा गया, उसके माध्यम से उसको रॉयल्टी के आधार पर जब रिटायरमेंट होगा तो उसको वह फंड दिया जाएगा वापस, जिसे ग्रेजुटी कहते थे, रिटायरमेंट फंड कहते थे, जिसका अमाउंट 20 लाख से लेकर तो 40 लाख के बीच में होता था। और भारत सरकार कुछ प्रतिशत पैसों को उसी कंपनी के अंदर शेयर के रूप में रखती थी, जिसके भी उसके घर वाले क्या हो, सिक्योर हो। इसीलिए हमारे समाज के जो लोग हैं, गवर्नमेंट नौकरी वाला दामाद देखते थे। ये उसका प्रमुख कारण था। लड़की के जीवन का क्या था, सेफगार्ड था। जवाई दुर्घटना में मर भी जाता है दामाद, तो लड़की यह सुखीमय जीवन आखिरी तक जी सकती है। इतना बड़ा सेफगार्ड सरकारी नौकरी में था। लोकतांत्रिक व्यवस्था। फिर क्या किया साथियों, यह सारा मामला था और यह 348 कंपनियां खड़ी की गई, कर्मचारियों के मेहनत के पैसे पर खड़ी की गई। भारत सरकार को एक सपना आया होगा कि इन कंपनियों में जिन लोगों को क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियां लगी, इन्होंने एक सपना देखा कि मेरे बेटे को मैं आईएएस बनाऊंगा, आईपीएस बनाऊंगा, कलेक्टर बनाऊंगा, प्रोफेसर बनाऊंगा। और ये सारा मैं सपना देख रहा हूं कि मैं उसको क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारी बनाऊंगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए शासक वर्ग ने प्लान बनाया कि हमारे बच्चे क्या अभी रोड पर झाड़ू मारेंगे, उनके बच्चे, नेताओं के बच्चे क्या करेंगे, रोड पर झाड़ू मारेंगे या नाली का गंदा पानी निकालेंगे। इस बात की चिंता उनको सताने लगी और 1991 में 1991 में एनडीए और यूपीए सरकार ने दोनों मिलकर
एक नया एक्ट लाया, उसका नाम है एलपीजी। हमारी गुलामी का सबसे बड़ा जो कारण है वो एलपीजी है। कर्मचारियों की पेंशन का जो कारण है वो एलपीजी है। और ये एक्ट लाया, और इस एक्ट के तहत जो एजुकेशन, संविधान कहता है केजी से लेकर तो पीजी तक सबको उच्च दर्जेदार मुफ्त में एजुकेशन मिलना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन के कारण सभी सरकारी संस्थानों के एजुकेशन को खत्म कर दिया गया। हमारी मुक्ति का स्रोत एजुकेशन है, एजुकेशन खत्म कर दिया। सर ने बताया, हम प्राथमिक स्कूलों से पढ़कर आए हुए लोग गए, फोकट का एजुकेशन लेकर हमारे समाज में अधिकारी पैदा हुए, लेकिन वर्तमान में पैसा देकर भी अधिकारी पैदा नहीं होने वाले। लता मंगेशकर और दत्ता मेघे नागपुर में उनके इंस्टीट्यूट है। मेडिकल साइंस के 1 करोड़ और 80 लाख रुपए वहां का एडमिशन फीस है। इससे खतरनाक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो जाति सूचक सिलेबस हमारे को भविष्य में पढ़ाने वाले हैं। इतना खतरनाक मामला हमारे सामने खड़ा है। और वर्तमान में यह जो बेरोजगार है, यह 38 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। अग्निवीर योजना में 4 सालों की नौकरी थी, अभी प्राध्यापकों की भी नौकरियां 5 सालों की आ गई है। यह अग्निवीर योजना की जो ज्वाला है, यह सभी सेक्टर में जाने वाली है। लेटरल एंट्री सिस्टम बहुत खतरनाक है। तो साथियों, इस बात से हम लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि हमारे समाज का मनोबल गिर चुका है। जिस समाज का मनोबल गिरता है वो समाज आत्महत्या करता है, मौत को गले लगाता है। फिर इस परिस्थिति में हमारी क्या भूमिका है? हम सारी बातों को जानते हैं। समाज में बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए हैं, समाज में बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग है, और बुद्धिजीवी वर्ग का उपयोग 18 लाख मोर्चे में मिसयूज कर दिया गया। इसका मतलब बुद्धिजीवी वर्ग भी मिसयूज हो रहा है। समाज का पढ़ा लिखा वर्ग या कर्मचारी वर्ग होता है, और कर्मचारी वर्ग ने 18 लाख लोगों का मोर्चा महाराष्ट्र में निकाला, हर जिले में निकाला। और इन कर्मचारी लोगों को पता ही नहीं था कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। इन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि हमें जो तलवार दी गई है वो चलाना किसके खिलाफ है। महात्मा ज्योतिराव फुले कहते हैं, शिक्षण म्हणजे काय, खऱ्याला खरं आणि खोट्याला खोटं मांडण्याची धमक ज्याच्यात असते ते म्हणजे शिक्षण। ज्याला शत्रू आणि मित्राची ओळख असते ते म्हणजे शिक्षण। पण वर्तमानामध्ये 18 लाख कर्मचारी शत्रू आणि मित्र माहित नाही, म्हणजे शिक्षणाच्या बुद्धिजीवी सोबत काहीही संबंध नहीं। संत गाडगे महाराज, संत तुकडोजी महाराज, इन्होंने आंदोलन चलाया। आज इनके नाम पर यूनिवर्सिटी है, इतिहास में इनका नाम लिया जाता है। हमने उनको, हमारे महापुरुषों को अभिवादन भी किया। क्यों? कि हमारे महापुरुष अशिक्षित थे, दोस्त और दुश्मन की पहचान उन्हें थी, इसलिए इतिहास निर्माण किया। हमारे अशिक्षित महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, समाज में पढ़ा लिखा वर्ग निर्माण हुआ। लेकिन पढ़ा लिखा वर्ग दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं जानता है। वो दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन समझ बैठा है। इसीलिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से दोस्त और दुश्मन की पहचान कराने के लिए बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। हम केवल मात्र यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार देने का या फिर बड़ी बड़ी बातें कर उनको बहलाने का काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे, जाओ अपनी घरों की दीवारों पर लिखो तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है। तब हमारे घर में दीवारें नहीं थी, लेकिन हमारे महापुरुषों का दृष्टिकोण था कि जाओ अपनी घरों की दीवारों पर लिखो तुम्हें शासन करती जमात बनना है। हम भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से बेरोजगारों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं तो शासक बनाने के लिए, शासन करती जमात बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे समाज में स्किल है, आज भी मेरिट लिस्ट उठाकर देख लो। जिस प्रकार से एक साथी ने सवाल किया कि ओम बिरला की बेटी बिना आईएएस की परीक्षा दिए हुए वो सचिव बन गई। हमारे साथ में भेदभाव हमारी जाति के कारण हो रहा है, हमारे कैटेगरी के कारण हो रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारे समाज को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। हमारा समाज एडजस्टमेंट कर रहा है। एमबीबीएस की अगर एडमिशन करने जाए और व्यवस्था में बैठे हुए संचालकों ने कह दिया होनार नहीं, तो वो डीफॉर्म की एडमिशन करता है, लेकिन विद्रोह नहीं करता है। उसमें विद्रोह का एहसास पैदा करने के लिए बेरोजगारों की संसद है। गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या तर तो बंड करून उठेल। ये जो 38 बेरोजगारों की जो आत्महत्या करने की संख्या है, हम इसको शून्य करना चाहते हैं। हम हमारे समाज के विद्यार्थी युवाओं का जो मनोबल गिरा हुआ है, उस मनोबल को खड़ा करना चाहते हैं। और इन्हीं लोगों के कंधे पर आने वाले भारत का आजादी का आंदोलन चलाकर हमें हमारे समाज के, हमारे महापुरुषों के आजादी के आंदोलन को सफल करने की भूमिका में हम लोग काम कर रहे हैं। यह पहले फेज का कार्यक्रम है। यहाँ पर सारी जानकारी देकर आप लोगों को तैयार किया जा रहा है। 2025 में आरएसएस और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम 2025 में संविधान खत्म कर देंगे। इसी संविधान के कारण समाज में बुद्धिजीवी वर्ग, कर्मचारी वर्ग और नेता वर्ग पैदा हुआ है। अगर यह संविधान अगर खत्म हो जाए तो फिर से हमारे लिए बैक टू पेवेलियन का काम होगा। हमारे पास केवल मात्र 2 साल बचे हुए हैं और इन 2 साल में हम हमारी सभी समस्याओं की मुक्ति को खत्म करना चाहते हैं। हम सभी समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सामने जो पेड़ है, वो पेड़ के हजारों शाखाओं के ऊपर करोड़ों पत्तियां हमारी समस्या रूपी दिख रही है। हर पत्ती को हम तोड़ने के लिए अपनी एनर्जी को लगाएंगे तो हो सकता है कि आने वाले कई सालों तक हम हमारी समस्या रूपी पेड़ को खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए अभी हम डायरेक्ट उस विषारी, वो जहरीले पेड़ के जड़ों को खत्म करने के लिए हम इस तैयारी को कर रहे हैं। हम मानसिकता निर्माण कर रहे हैं। बेरोजगारों की संसद कंटेंट देखो आप। आंब्याचा रस बिना आंब्याचा रस होत नाही, आणि ज्याच्यात आंब्याचं कंटेंट नाही तर रस आंब्याचा कुठल्या कामाचा? ये केवल मात्र कानों को खुश करने का कार्यक्रम नहीं है। आप लोगों में संसद चलाने लायक कैपेबिलिटी पैदा करनी चाहिए, वो लायकी पैदा होनी चाहिए। इसीलिए बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम है। साथियों, यह गंभीर मामला, यह जो आग है, यह हमारे घरों तक आ चुकी है। 2 साल के बाद में सब खत्म होने के लिए नजर आ रहा है। काफी सारे सवाल है। हम लोगों ने जो सवाल लिखे हुए हैं, हमारा भविष्यकालीन कार्यक्रम है। हम लगभग 25 लाख लोगों को दिल्ली के संसद के ऊपर मोर्चा लेकर जाने की तैयारी में है। हम केवल मात्र यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। ये 25 राज्यों में ये कार्यक्रम चलेगा। और ये जो लोग आपने सवाल किए हैं, ये हमने चुन कर दिए हुए नेताओं के मुंह के ऊपर फेंक कर मारेंगे। हमने चुन कर दिए हुए प्रतिनिधि है। संसद है, संसद में इन लोगों ने आवाज उठानी चाहिए, अपने समाज के हित और अधिकारों की बात करनी चाहिए। पर ये वहां पर जाकर झपकियां लेने का काम कर रहे हैं। ये लोग अगर वहां पर काम करते, हमें बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम नहीं करना पड़ता। हम और आप कोई खाली पीले लोग नहीं है। सर भी अपना अपना काम छोड़कर आए। उनको भी लगता है परिवर्तन होना चाहिए। इस परिवर्तन को करने के लिए हमारे युवाओं ने बड़ी ताकत और शक्ति के साथ में सामने आना चाहिए। हमने अपने मनोबल को नहीं गिराना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए सारी जानकारी मेरे बाद में आपको सिद्धांत मौर्य साहब देंगे। इसीलिए साथियों, हमारी संपूर्ण समस्याओं का कारण हमारी गुलामी है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब ने कहा था, मेरे देश के लोगों को अधिकार नहीं मिलता है, ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। संविधान लिखने के लिए अपने 4 बेटों को कुर्बान किया। आज हमारे जो बंगले और घर दिख रहे हैं, उन 4 बेटों के कुर्बानी के कारण हमारे बंगले बने हुए हैं। ये बचाना होगा। अगर नहीं बचाते हो तो आने वाला समय यह दुश्मनों का है साथियों। इसलिए हमें गंभीरतापूर्ण इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और आखिरी बात कहना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए, यह संगठन शक्ति के आधार पर हुए। बिना संगठन शक्ति के कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से हम राष्ट्रीय व्यापी संगठन शक्ति का निर्माण करना चाहते।
और संगठन शक्ति का निर्माण करके उसका उपयोग हम अपनी आजादी के लिए और हम इस देश को चलाने लायक बने हैं इस काबिलियत को दिखाने के लिए करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विक्की बेलखोड़े सर, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय बेरोजगार मोर्चा नई दिल्ली। साथियों, इस संसद के कामकाज को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ माननीय प्राध्यापक अजय वानखड़े सर, यूनिक एकेडमी अमरावती सर आए और समय को ध्यान में रखते हुए अपनी 2 मिनट में बात रखे। माननीय प्राध्यापक अजय वानखड़े सर। आदरणीय मंच, उपस्थित श्रोतागण, आताच सर्व जोशपूर्ण भाषणं झालेली आहे आणि आम्ही शिक्षकी पेशात असल्यामुळे ते 2 मिनिटात इंट्रोडक्शनच होत नाही आमचं, बरोबर आहे की नाही? 2 मिनिटात इंट्रोडक्शन होत नाही, काही 1.5 तास लेक्चर घ्यायची सवय असते. त्याच्यामुळे आयोजकांनी जी बरोबर आय कॅन अग्री विथ हिम की त्यांची जी सीमा ठेवली त्याबद्दल मी जाणतो, तरी सुद्धा मी थोडा एक वेगळा अँगल सांगायचा मी विचार करतो. सरांनी खूप चांगल्या प्रकारे बोलले. मनोबल नहीं गिरना चाहिए, एक शब्द. दुसरी गोष्ट अशी की बेरोजगारीचा दर, त्याची कारणं, काय केलं पाहिजे वगैरे वगैरे. माझ्या प्रिय मित्रांनो, आपण लहानपणापासून आपण पाहतो, आपण KG पास झालं पाहिजे, 5वी पास झालं पाहिजे, 10वी पास झालं पाहिजे, ग्रॅज्युएशन पाहिजे, ग्रॅज्युएशन नंतर मला नोकरी लागली पाहिजे, मेरा गाडी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, है ना, माझं खूप चांगल्या ठिकाणी माझं सारं इस्टेट फार्म्स असल्या पाहिजे. अशा प्रकारचं आपल्याला काय असते, आपली एक इच्छा असते, आहे ना, बरोबर आहे? म्हणजे प्रत्येकाला यश पाहिजे असते. तुम्ही सुद्धा जे आले ते यशासाठी आलेले आहे, म्हणजे नोकरीच्या माध्यमातून यश मिळणं, बरोबर आहे की नाही? परंतु या यशाचं आणि पर्सनॅलिटीचं एक गमक आहे, एक रिलेशन आहे. जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या व्यक्तिमत्वामध्ये बदल घडवून आणत नाही तोपर्यंत यश मिळत नाही. हाल एल्रॉड हे लेखक म्हणतात, द लेवल ऑफ सक्सेस डिपेंड ऑन युअर लेवल ऑफ पर्सनल डेव्हलपमेंट. The level of success rarely exceed your personal development, but your personal development surely exceed the level of your success. इथं 2 गोष्टी मी बोलत आहो, त्या गोष्टी अशा पर्सनल डेव्हलपमेंट आणि सक्सेसच्या बद्दल. त्यातही आपण एक माणूस आहो, माणसापासून समाज निर्माण होते, समाजापासून राष्ट्र निर्माण होते. आणि हा जो माणूस आहे, हा जर विकसित झाला तर राष्ट्र निर्माण होते. या माणूस जो घडतो हा कशावर घडतो? माणूस आहे विचारामुळे घडतो. आणि रोंडाबनचे एक सुंदर स्टेटमेंट म्हणजे काय म्हणते वाक्य वाचलंय, द लाईफ इज व्हॉट यू थिंक. जीवन काय आहे? जे तुम्ही विचार करता ते तुमचं जीवन आहे. यू आर द प्रोडक्ट ऑफ युअर ओन थिंकिंग. तुम्ही तुमच्या भूतकाळात केलेल्या विचाराचा परिपाक आहे. तुम्ही कोण आहात? तर तुम्ही विचार आहात. जे जे तुम्ही विचार केला ते ते तुमच्या सोबत घडलेलं आहे. जे इनपुट दिलं ते आउटपुट तुमच्या सोबत घडलेलं आहे. व्हॉट एव्हर द माइंड ऑफ मॅन कन्सीव्ह ऑर थिंक ही कॅन अचीव्ह. म्हणून आपली विचार प्रणाली चेंज करणं अत्यंत गरजेचं आहे. जेव्हा आपले विचार चेंज होतील तेव्हा साऱ्याच गोष्टी चेंज होतील, मला असं वाटते. म्हणून विचार चेंज करा, नकारात्मक राहू नका. आता कोणी म्हटली अरे एवढे लोक आहे ना, डोंट संख्येवर जाऊ नका. डोंट गो फॉर द क्वांटिटी, यू गो फॉर द क्वालिटी. आज एक विचार मांडलाय, चांगला विचार मांडलेला आहे, तो विचार घेऊन जाणं आणि त्यावर कार्यरत राहणं हे खूप गरजेचं आहे. मी ज्या विचारावर जे बोलतो म्हणून आपले विचार सकारात्मक असू द्या, नकारात्मक असू देऊ नका. दुसरी गोष्ट पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट. मी सक्सेस बद्दल बोलतो. आपलं ॲटिट्यूड, आपलं थिंकिंग, आपलं कम्युनिकेशन स्किल, आपल्या सेल्फ बिलीफ, आपल्या हॅबिट्स ह्या सर्व चेंज करा. जेव्हा आपण ह्या सर्व व्यक्तिमत्वाचा चेंज करतो तेव्हा आपल्याला यश मिळत असते, बरोबर आहे? म्हणून आता मी तुम्हाला एवढंच म्हणाल की आपले विचार चेंज करा
आपलं सर्वच काही चेंज होईल, बदल होईल. मी आता UPSC ला शिकवतो. रोजगारी बेरोजगारीचा खूप मोठा विषय आहे. CMI नुसार आज जर पाहिलं तर 7.2% बेरोजगार आहेत. बरोबर आहे. बेरोजगारीची अनेक काही कारणं आहेत, गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज आहेत. बरोबर आहे. तर आता जी आहे 1991 नंतर जी स्थिती झालेली आहे, LPG आपण घेतलेलं आहे, त्याच्यामुळे काय झालं की सारी व्यवस्था चेंज झालेली आहे. आपण समाजवादाकडून आपण भांडवलशाहीकडे जात आहोत. त्यामुळे मॅक्झिमम क्षेत्राचं प्रायव्हेटायझेशन होऊन राहिलेलं आहे. आणि या प्रायव्हेटायझेशन मध्ये जर आपल्याला टिकायचं असेल तर आपल्याला काय काय लागेल, स्वतःमध्ये क्षमता निर्माण करणं खूप खूप गरजेचं आहे. कारण की तुम्हाला सांगतो 74% खर्च हा प्रशासनावर होता. तो प्रशासनावरचा खर्च कमी करण्यासाठी आपण जर पाहिलं 1991 पासून जेव्हापासून आपण जागतिकीकरण केलं, उदारीकरण केलं, ग्लोबलायझेशन आपण जेव्हापासून केलं, आपल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची कवड आम्ही उघडलेली आहे, तेव्हापासून काय झालं मित्रांनो की ह्या प्रायव्हेटायझेशन होऊन राहिलं आहे. प्रायव्हेटायझेशन होणार नाही. तुम्हाला सांगतो. तुम्ही म्हणाल की कसं काय बोलतात सर? कारण की सध्याची जर स्थिती पाहिलेली आहे, कारण की सर्व मॅक्झिमम जे प्रोजेक्ट आहे प्रायव्हेटायझेशन होऊन राहिलेले आहे. मग आता आपल्याला काय करावं लागेल? जर हे थांबवायचं असेल तर समविचारी किंवा जे तुमच्या मतानं जे लोक ऐकतात, ज्यांना खऱ्या अर्थानं एम्प्लॉयमेंट काय आहे, समाजवाद काय म्हणा, किंवा लोकांचं कल्याणकारी कार्य करण्यासाठी काय करावं लागेल, तशी प्रकारची लोक निवडून देणं गरजेचं आहे. नंबर 1. दुसरी गोष्ट, आपल्यामध्ये व्यक्तिगत जीवनामध्ये आपला बदल घडवून आणणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. मी जास्त काही बोलत नाही कारण की बराच वेळ झालाय. मी एवढंच म्हणाल शेवटी, नजर को बदलो तो नजारे बदलते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदलते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदलते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदलते हैं. कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं. म्हणून मी जास्त वेळ न घेता मी एवढंच म्हणाल की चांगला स्तुत्य उपक्रम आहे. बरोबर आहे. याच्यासाठी जेव्हा जेव्हा या प्लॅटफॉर्मवरून हे लोक तुम्हाला बोलावतील, आपल्याला बोलावतील, तेव्हा त्यांच्यासोबत सहकार्य करणं खूप गरजेचं आहे. बरोबर आहे का नाही? नाहीतर का इकडून आकले काय म्हणतात, इकडून ऐकायचं आणि तिकडून सोडून द्यायचं, असा जर प्रकार असेल तर ह्या काही याच्यात काही मजा येत नाही, आउटपुट भेटणार नाही. बरोबर आहे की नाही? काहीतरी कॉन्क्रीट वर्क आपल्याला करावं लागेल. आणि जेव्हा आपल्याला कॉन्क्रीट वर्क आपल्याला करावं लागेल तेव्हा योगदान द्यावं लागेल आपल्याला. तेव्हा ह्या गोष्टी म्हणजे करणं खूप गरजेचं आहे. प्रायमरी सेक्टर, सेकंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, 3 क्षेत्र आहे. बरोबर आहे का नाही? हे तिन्ही सेक्टर डेव्हलप होणे खूप गरजेचं आहे. झालं. तिन्ही सेक्टर हे डेव्हलप होणं खूप गरजेचं आहे मित्रांनो. म्हणून म्हणतो की तुम्ही जे आता जे नवयुवक बसलेले आहे, मला खूप आनंद वाटला, युवक इथं आलेला आहे, मोठ्या प्रमाणामध्ये आलेले आहे. त्यांनी मी हे म्हणत असो की आता मग कोणते सेक्टर असो, व्हॉट एव्हर, वेदर इट इज अ प्रायव्हेट सेक्टर ऑर द गव्हर्नमेंट सेक्टर, नाव यू हॅव टू मेक और प्रिपेअर युअर सेल्फ टू गो फॉर दॅट. तुमचं आता ध्येय प्रायव्हेट असू द्या की गव्हर्नमेंट सेक्टर असू द्या, त्या क्षेत्रामध्ये जे स्किल्स लागतात त्या साऱ्या गोष्टी तुम्ही डेव्हलप करणं तुमची काळाची गरज आहे असं मला वाटते. आणि यश जे आहे तुम्हाला भेटणारच आहे. यश जो है जो ये चला रहे हैं, डेफिनेटली याच्यात यश भेटणारच आहे. सफलता जो है वो मिलने वाली है. संघर्ष में आदमी अकेला रहता है, संघर्ष में आदमी अकेला रहता है, सफलता में दुनिया उसके साथ रहती है, सफलता में दुनिया उसके साथ रहती है. जिस पर ये जग हंसा है, जिस पर ये जग हंसा है, उन्हीं ने इतिहास रचा है, उन्हीं ने इतिहास रचा है. So thank you very much. धन्यवाद. माननीय प्राध्यापक अजय वानखड़े सर, यूनिक एकेडमी अमरावती. साथियों, अभी आज जो अमरावती में संसद आयोजित की गई थी और इस संसद में सभी जो संसद के सभासद हैं, इन्होंने अपने अपने सवाल और अपनी अपनी समस्या यहाँ पे बताई. तो इन सभी समस्याओं के और सवालों के जवाब देने के लिए मैं आज की संसद की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित करता हूं माननीय सिद्धांत मौर्य सर, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय बेरोजगार मोर्चा नई दिल्ली. सर आए और आज की जो संसद में जो सवाल उपस्थित हुए और जो समस्या इन सभासदों के माध्यम से आई है, इन सभी समस्याओं पे और सवालों पे सर मार्गदर्शन करें. माननीय सिद्धांत मौर्य सर. धन्यवाद संचालक महोदय. और आप सभी लोग इस संसद रूपी भवन में उपस्थित हुए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद.
साथियों, भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले देश भर में हम लोग अपने बलबूते से, ये किसी पार्टी के बलबूते से नहीं, ये किसी सरकार में रह रही एनजीओ के बलबूते से नहीं, ये किसी संस्था के बलबूते से नहीं, बल्कि ये भारत का ये एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, जो अपने बलबूते से ऐसी इस देश में 25 संसद बुला रही है। और ये 25 संसद के कड़ी में ये आज आपके राज्य में 5वां नंबर है। हम लोगों ने 1 अप्रैल 2023 मुंबई के आजाद मैदान से ये कार्यक्रम का आगाज किया और वहीं पर फडणवीस को नंगा करते हुए इधर तक आए हैं। तो ये केवल संसद रूपी जो हम लोग एहसास कराने के लिए हम अपने बेरोजगारों के अंदर, युवाओं के अंदर, संसद जो होता है वो प्रतिनिधित्व का वो भवन होता है, वहां पर देश के तमाम लोग प्रतिनिधि के द्वारा चुन करके वहां पर जाते हैं और देश के लोक कल्याण नीति का वहां इनॉग्रेशन करते हैं और कानून बनाते हैं। मगर दुखद बात है कि जहां लोक कल्याण नीतियों का कानून बनना चाहिए, उस देश में आज बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में कहा जाए तो उस देश के संवैधानिक संस्थान दिल्ली की संसद भवन में आज वर्तमान समय में बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में कहा जाए तो वर्तमान समय में वो नेता नहीं गए हैं, वो इस देश के दलाल और भड़वे घुस चुके हैं। और ये लाइव कर रहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख करके कहा, पूना पैक्ट की वजह से ये समाज में नेता नहीं बल्कि ये दलाल और भड़वे पैदा हुए। अब उन दलाल और भड़वे को हम सोचते हैं वो हमारा उद्धार करेंगे। समस्या ये भी हमारी है। तो साथियों, ये जो बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी बहुत भयंकर समस्या इस देश का। हमारा साथी ने बताया कि ये बेरोजगारी आर्थिकता से जुड़ा हुआ नहीं है। सही बात है, ये बेरोजगारी वास्तव में आर्थिकता से जुड़ी हुई नहीं है। ये बेरोजगारी का जो देश में ये कायाकल्प शुरू किया गया है, ये बेरोजगारी इस देश की वास्तविक, जो आपके पुरखों ने इस देश में 108 साल संघर्ष करके इस देश में आपको लोकतंत्र दिया था, वो लोकतंत्र का जो प्राण तत्व है वो है रिप्रेजेंटेशन। उस रिप्रेजेंटेशन को खत्म करने का यह षड्यंत्र है बेरोजगारी, रिजल्ट है बेरोजगारी। रिप्रेजेंटेशन भारत में समाप्त किया जाए, इसलिए यह बेरोजगारी नाम का रिजल्ट हमारे सामने आया है। ये कारण नहीं है, कारण यहां पर है। साथियों, 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे साथी ने बताया कि हमारे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, PCS प्रोफेसर पैदा नहीं होते थे। क्यों? क्या उनके अंडर स्किल्ड नहीं था? नालायक लोग थे। 26 जनवरी 1950 को उनको अधिकार बहाल हुआ। उस अधिकार के बदौलत हमारे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, PCS इंजीनियर पैदा होने लायक हुए। पहले अधिकार मिला, तब हम अधिकारी बनने लायक हुए। ये नहीं हुआ कि पहले हम अधिकारी बनने लायक हुए तब अधिकार मिला। ये नहीं हुआ है, पहले इस देश में अधिकार मिला है, फिर हम अधिकारी बनने लायक हुए। और जब हमें अधिकार मिला तो 1980 तक हमारे समाज में शिक्षा के प्रति कोई जागृति नहीं थी। हमारा समाज का आदमी शिक्षा के प्रति उतना उत्सुक नहीं था, उसका उतना आत्मबल गंवा
परवाह नहीं करता था कि शिक्षा से हमारा लोक कल्याण हो सकता है, शिक्षा से हमें बहुत बड़ी इस देश में उपलब्धि मिल सकती है, उसकी ये 80 के पहले उसकी जागृति इतनी नहीं थी, मगर 80 के बाद से उसके अंदर शिक्षा के प्रति जागृति शुरू हुई, समझदारी पैदा हुआ। जब शिक्षा के प्रति उसकी जागृति शुरू हुई, समझदारी पैदा हुआ, तो जब शिक्षा लोगों ने लेना शुरू किया तो 80 के दशक में फिर शिक्षित लोग घर बैठ नहीं सकते, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा, वो छोड़ने वाला है नहीं। तो शिक्षा से जो समाज में जागृति शुरू हुई, तो वहीं से 80 के दशक से शुरू हुई लड़ाई शुरू हुई, अपने अधिकार का डिमांड शुरू हुआ, अपनी अपनी लोग अधिकार मांगना शुरू किया। इससे पहले इस देश के नौकरी पर, इससे पहले 80 के पहले इस देश के सरकारी संस्थानों पर कोई डिस्टरबेंस नहीं था। 80 के दशक तक, 80 तक भारत के किसी भी मंत्रालय पर कोई डिस्टरबेंस नहीं था, मगर जैसे ही जागृति शुरू हुई, शिक्षा का काम शुरू हुआ, समाज में अपने अधिकार के प्रति जागृति शुरू हुई, जब जागृति शुरू हुई तो लोगों ने अपना अधिकार प्रतिनिधित्व मांगना शुरू किया। उसी के कड़ी में इस देश में ओबीसी के लोगों ने आंदोलन चलाया। मान्यवर काशीराम साहब के नेतृत्व में 300 जगह सम्मेलन किए गए, और उस सम्मेलन में ओबीसी के लोगों ने सवाल खड़ा किया कि हम इस देश में 16(4)(15)(4) आर्टिकल के अनुसार ये कह रहा है कि इस देश में जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये नौकरी है, हिस्सेदारी नौकरी है, हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो शासक जाति के लोगों को लगा ये ओबीसी की आबादी 52% है, शासक लोगों को लगा कि ये ओबीसी की आबादी 52% है, अगर ये 52% लोगों ने अपना अधिकार ले लिया तो 22.5% संविधान लागू होते ही उनको मिला, SC/ST को मिला। ये 52 22.5 मिलकर के 75 के पास पहुंच जाएंगे, और हम जो 90% पर कब्जा किए हुए हैं, हम 45 से नीचे 25 पर आ जाएंगे। ये डर उनको सताने लगा। जब ये डर उनको सताने लगा, तब उन लोगों ने ये जो अधिकार का डिमांड, जैसे लड़ाई होती गई, जैसे जैसे लड़ाई, ये संघर्ष शुरू होता गया, तो साथियों उस वक्त ओबीसी की लड़ाई इतनी मजबूत हो गई थी कि संसद में सरकार अगर बनी थी तो ओबीसी के मुद्दे पर बनी थी। संसद में उस वक्त अगर सरकार बनी थी तो ओबीसी के मंडल कमीशन के मुद्दे पर बनी थी, और ओबीसी के नेताओं ने कहा अगर फिर भी अगर ये सरकार हमने ओबीसी के मुद्दे पर बनाया है, अगर ये सरकार अगर मंडल कमीशन लागू नहीं करता है तो हम इस सरकार को गिरा देंगे। बीपी सिंह को डर लगने लगा, ये बीपी सिंह को डर लगने लगा कि सरकार गिरा देंगे ये 52% लोग। अगर ये सरकार 52% लोग गिरा देंगे तो हम सरकार से बाहर हो जाएंगे, ऐसी परिस्थिति नहीं लागू होनी चाहिए। तो शासक जाति के लोगों ने षड्यंत्र किया, ओबीसी को दिया जाए मगर नहीं दिया जाए। ओबीसी को देने के बाद, वो देने से पहले ही उन लोगों ने इस देश में ये रिप्रेजेंटेशन खत्म करने के लिए, इस लोकतंत्र का जो रीढ़ है, जो रीढ़ की हड्डी है रिप्रेजेंटेशन, जो बेरोजगारी से संबंधित है, उसको खत्म करने के लिए इन लोगों ने इस देश में एलपीजी नाम का कानून लाया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये कानून बना करके लाया। फिर ओबीसी को 52% लोगों को 27% दिया। पहले कानून लाया फिर ओबीसी को दिया। इसका मतलब ये प्राइवेटाइजेशन का बिल पहले आया देश में ताकि ये सरकारी संस्थाओं को खत्म किया जाए, फिर इसके बाद इनको नौकरी ओबीसी को देने के लिए 27% दिया जाए।
उस वक्त इस देश की बेरोजगारी दर मात्र 1% थी बेरोजगारी। मगर उस वक्त इस देश की बेरोजगारी दर 1% थी, और जब यह एलपीजी नाम का कानून लागू हुआ इस देश में तो 2002 तक आते आते इस देश की बेरोजगारी दर 2.2 हो गई। एलपीजी का आपको हम समझा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का परिणाम। और इसी समय 90 के बाद और 2000 के दौरान एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया गया था। उस मुहिम में हमारा पढ़ा लिखा तबका भी शामिल था। मुहिम ये चलाया गया था कि भारत की सरकारी संस्थानें काम ढंग से नहीं करती। अगर हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर ढंग से इलाज नहीं करता। अगर मास्टर के पास जाओ अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजो तो प्राइमरी का टीचर पढ़ाता ढंग से नहीं। यूनिवर्सिटी में, सरकारी यूनिवर्सिटी में अगर बच्चों को भेजो तो वो प्रोफेसर ढंग से पढ़ाता नहीं। जब ये नहीं करता तो शासक जाति के लोगों ने कहा अगर डायरेक्ट कहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन करके ये सारी समस्या समाप्त कर सकते हैं तो जनता हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकती है। इसलिए जनता के मुंह से ही कबलवा दिया कि जनता ही कहने लगी कि सबसे बेहतर सरकार को समर्थन हासिल होगी। भारत के समूह जनता का शासक वर्गों को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जहां विद्रोह होना चाहिए वहां समर्थन हासिल हो गया। समर्थन हासिल होते ही इस देश की 9 रत्न कंपनियों को सरकार बेच दिया। आज तक सरकारी कर्मचारी को पता ही नहीं कि मेरा खुद का ऑफिस बिक गया। जब आप पेंशन पहले सुविधा एलपीजी नाम का कानून का पहले बंदोबस्त किया गया होता तो ऐसी नौबत होती नहीं होती। तो ये पढ़े लिखे वर्ग के ऐसी परेशानियां उस वक्त हुई। तो साथियों ये जब इस परिस्थिति में जब ये सिस्टम लागू हुआ प्राइवेटाइजेशन का, समर्थन हासिल हुआ और प्राइवेट सिस्टम लागू किया गया तो उस वक्त बेरोजगारी दर बढ़ रही थी और 2000 तक बेरोजगारी दर 2.2% थी। ये सीएमआई की रिपोर्ट बताती है। फिर इसके बाद 2014 की सरकार बनी। बनने से पहले हम युवाओं ने, बेरोजगारों ने बड़ी उम्मीद के साथ ठप्पा मार के, अंगूठा देख करके पूरा ठप्पा मार के दिया था कमल के फूल पर नरेंद्र मोदी को। 2014 के दौरान 2014 की सरकार इसी बेसिस पर बनी कि हमारी सरकार आएगी, भय मुक्त सरकार होगी, हमारी सरकार आएगी तो हम युवक को, विद्यार्थियों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बोला था, वादा किया था ना। वादा नाम का उसने पत्र भी निकाला था और वादा में कहा था कि हम युवाओं, बेरोजगारों को इस देश में 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये 2014 की सरकार इसी बेसिस पर बनी कि ये सरकार आएगी, क्योंकि 2013 में जो बेरोजगारी दर थी उस वक्त बेरोजगारी दर 6.2% थी। उस वक्त बेरोजगारी दर 6% से ऊपर थी। तब ये सरकार ने कहा, उसका लाभ उठाने के लिए ये सरकार ने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो हमारे युवाओं ने सोचा कि कांग्रेस ने नहीं दिया तो बीजेपी आएगी तो हमें देगी रोजगार, और खूब बेवजह, बेमुरव्वत, बिना सोचे समझे शायद समर्थन दिया और सरकार बन गई। और सरकार बनने के बाद जिन युवाओं को पूछना चाहिए कि वादा में तुमने 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहे थे, आज वही युवा रोज प्रतिदिन 38 युवा आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। ये आत्मबल खत्म नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये आत्मबल खत्म हुआ। जिनको इस देश में अपना अधिकार मांगने के लिए तैयार होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए था, वो लोग आज आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। तो 2014 की जब सरकार बनी तो क्या हुआ उसका रिपोर्ट बताता हूं।
2017 में सीएमआई की रिपोर्ट आई, पेपर में छप के आया 2017 के दौरान कि जिन्होंने आपको कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने ही एक षड्यंत्र किया। हमारे नौजवानों को पता तक नहीं चला कि 2017 में रिपोर्ट सीएमआई की कहती है कि 15 लाख नौकरियां खत्म हो गई। समझ में आया? अरे देना दूर की बात है, जो नौकरी कर रहे थे उनमें से 15 लाख सीटें खत्म कर दिया सरकार। ये सीएमआई की रिपोर्ट कर। अरे अभी बेरोजगार पड़े हुए हैं, सीटें खत्म हो रही है, ये खत्म हो गई। फिर इसके बाद ये रिपोर्ट भी सीएमआई, बाद में सीएमआई ने इसी का फिर खंडन खुद किया। कब किया? इस देश में अजीम प्रेमजी नाम की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, अजीम प्रेमजी नाम की यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर और कुछ स्टूडेंट लोगों ने कमेटी बनाई। ये भारत की आर्थिक इकोनॉमिक स्टैटिक अध्ययन करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार किया। उस रिपोर्ट का टाइटल है द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2018। द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2018। उस रिपोर्ट में छप के आया कि सीएमआई जो कह रही है कि 2017 में 15 लाख लोगों को नौकरी से बेघर किया गया, वो गलत है, बल्कि 50 लाख लोगों की नौकरियां खत्म हो गई। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी कहती। अभी ये भी खंडन हो गया, इसका भी खंडन हो गया। फिर इसके बाद साथियों, दिसंबर 2017 और 18 के दौरान फिर सीएमआई की रिपोर्ट फिर आई। दिसंबर 2017 और 18 के बीच की रिपोर्ट आई। वो कहती है कि 50 लाख जो नौकरियां खत्म हुई, वो 50 लाख आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस देश में 1.1 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई। अब कहां हम स्किल पैदा करके जाएंगे बताओ? नौकरियां खत्म हो रही, हम स्किल पैदा करके कहां जाएं? स्किल पैदा करके हमारा एक साथी था, मित्र था, वो पॉलिटेक्निक कर रहा था। तो वो कहा एक दिन ऐसे ही जोक्स टाइप का कहा, सिद्धांत भाई अगर नौकरी नहीं मिलती है तो क्या करने का? मालूम क्या करने का? मैंने पूछा, मैं तो इंजीनियर हूं, पॉलिटेक्निक किया हूं, साले को गन्ना भी उगाऊंगा टेक्निकल तरीके से। अब इंजीनियर किया हो तो उसकी डिग्री का कहां एप्लीकेशन करेंगे? कहीं न करना पड़ेगा। तो हमने कहा तुम बेहतर आदमी हो, तब तो तुम पास हो। तो इस तरीके से 2017-18 की रिपोर्ट कहती है 1.1 करोड़ नौकरियां समाप्त हो गई, अभी देने का तो नाम ही नहीं ली। फिर इसके बाद साथियों, सामना नाम का एक अखबार है, उसकी रिपोर्ट छप के आई कि 2023 की रिपोर्ट आई कि अभी जनवरी में ये रिपोर्ट आई है, और ये कह रहा है रिपोर्ट कि भारत के आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि भारत में 20 करोड़ युवा नौजवान बेरोजगार 1 जून की रोटी खाए बगैर सो रहे हैं। समझ गए आप? 20 करोड़ युवा बेरोजगार, उनके माँ बाप इस देश में 1 जून की रोटी, एक समय की रोटी बगैर खाए सो रहे हैं, यानी भूखमरी के शिकार पर 20 करोड़ लोग हो गए। ये परिस्थितियां निर्माण हो गई। अगर ये 20 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया नहीं हुई तो सरकार ये क्या करना चाहती है? क्या ये सरकार इस देश में इन 20 करोड़ लोगों को इस परिस्थिति पर खड़ा कर दिया कि ये लोग नरसंहार करने के लिए मजबूर हो गए हैं? ऐसी परिस्थितियां इस देश में हो गई। तो ये जो परिस्थितियां लागू हो गई साथियों,
ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये नरेंद्र जो प्रधानमंत्री जी है, ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत मेरी माँ है। कहते हैं ना, भारत मेरी माँ है। मगर इस भारत के माँ से मैं पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, ये भारत की माँ, तुमने ये नालायक बेटा कैसे पैदा कर दिया कि ये आज भारत की संवैधानिक संस्थानों को बेचने का काम कर रहा है। ये नालायक बेटा तेरा आज इस संवैधानिक संस्थानों को संविधान के विरोध में जाकर के, ये सारे संविधान के विरोध में जाकर के ये सभी संस्थानों को बेचने का काम कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये सरकार संविधान द्रोह सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। अगर ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है तो हम बेरोजगारों की संसद की तरफ से ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि इस सरकार का हम बहिष्कार करते हैं। ऐसी सरकार की हमें जरूरत नहीं है, ऐसी हमें नाजायज सरकार की जरूरत नहीं। इसलिए हमने संसद बुलाया। ऐसे सरकार के लोगों ने इस देश में ऐसी परिस्थितियां निर्माण कर दी है कि आने वाले समय में अगर समय रहते हम लोग इस देश में अगर इसकी लड़ाई, इसका बंदोबस्त नहीं करते हैं तो इस देश में जो बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी आपके आने वाले समय में ये नरसंहार करने को मजबूर कर देगा। यहां तक पहुंचने की परिस्थिति है। अभी एक और रिपोर्ट बता देता हूं। 5 साल में 2018 से 2022 तक, ये अभी जल्दी द वायर नाम की अखबार है, उस अखबार की रिपोर्ट कहती है 2018 और 2022 के बीच सीआरपीएफ के नौजवान 50,155 नौजवानों ने सीआरपीएफ की नौकरी कर रहे थे, वो नौकरी छोड़ दिए। ये नौकरी कर रहे थे, छोड़ दिए। और उसी नौकरी छोड़े हुए सीआरपीएफ के नौजवानों में 654 नौजवान आत्महत्या कर लिए। नौजवान आत्महत्या कर रहा है। ये नौजवान आत्महत्या कर रहा है। क्यों आत्महत्या नौजवान कर रहा है? क्योंकि साथियों, इस देश का जो नरेंद्र मोदी का ये भारत माँ है, ये भारत माँ की सुरक्षा करने के लिए इस देश में जो सैन्य सुरक्षा व्यवस्था थी, जो इस भारत माँ की सुरक्षा करती थी, वो सैन्य व्यवस्था को ये नरेंद्र मोदी, इस भारत माँ का नाजायज औलाद ने ये क्या किया? इस सैन्य व्यवस्था को भी प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया। और ये प्राइवेटाइजेशन में डालने की वजह से आज सीआरपीएफ के नौजवानों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, जो नौकरशाह है उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि साथियों, एक आदमी का काम, एक आदमी के ऊपर 4 आदमी की जिम्मेदारी लगाई जा रही है। अभी आप लोग प्रोफेसर होंगे, प्रोफेसर साहब लोग आए थे, मगर आप 80 के पहले, 90 के पहले जाइए, जिस संस्थान में आप प्रोफेसर हैं, हो सकता है आपके संस्थान में हो, मगर जिस संस्थान में प्रोफेसर हैं उस संस्थान में चतुर्थ श्रेणी की चपरासी की भी नियुक्ति होती थी। वो प्रोफेसर को चाय पानी पूछता था समय समय पर। अभी किसी डिपार्टमेंट में मिलता है क्या चपरासी? प्रोफेसर को खुद जाना पड़ता है, पानी ले आना पड़ता है और फिर पीना पड़ता है। और न कोई गेस्ट आ गया तो उसको भी बिस्किट खरीद कर ले आकर के देना पड़ता है। ये नौकरियां समाप्त हो गई तो प्रोफेसर को भी चपरासी का काम पर लगा दिया। ये काम यही ना, इस देश में जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, आप जाओगे, एक जहां 3-4 बड़े बाबू की जरूरत है, वहां एक आदमी सारा काम डील करने को दे दिया गया, यही सारा काम डील करो। ये इस तरह से नौकरियां समाप्त की जा रही। हमारा साथी ने छोड़ दिया।
इस देश में ऐसी परिस्थिति इस देश में निर्माण हो गई कि ये महाराष्ट्र की सरकार है। नगर पंचायत की चुनाव ने नगर पंचायत की चुनाव होती है और नगर पंचायत की चुनाव में नगर सेवक चुना जाता है, मगर 15 महीने हो गए और नगर सेवक चुनाव नहीं हो रहा। क्या काम रुका है? काम रुका है? कहीं काम नहीं रुका, सब काम चल रहा। कैसे? वो सारे प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया सारा काम, और वो प्राइवेट कंपनी के लोग सारा टेंडर लेते हैं सरकार से, और टेंडर लेकर के वो सारा काम, पानी, जितना भी आपको जरूरत है, जो रोजमर्रा की चीजें सब मुहैया करा रहे हैं। यानी वो सरकार टेस्ट कर ली कि 15 महीने में नगर सेवक की जरूरत नहीं पड़ी तो चुनाव की क्या जरूरत है? वही तो वह प्रथम श्रेणी है, वो टेस्ट करता है, पहले टेस्ट करे। ऐसा डॉक्टर का अगर आपको डायबिटीज हुआ तो ब्लड लेकर के टेस्ट करता है डायबिटीज है कितना, तो ऐसे शासक वर्ग के लोग भी टेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने टेस्ट किया महाराष्ट्र में कि 15 महीने में अगर सारा सिस्टम सुचारू रूप से चल रहा है, नगर सेवक की जरूरत नहीं है, तो भविष्य में ऐसी ही सिस्टम विधानसभा के लिए लागू हो जाएगी। फिर भविष्य में विधायक की भी जरूरत नहीं होगी ना, यही करेंगे ना। फिर भविष्य में विधायक की भी जरूरत आपके नहीं होगी। जब भविष्य में आपके विधायक की जरूरत नहीं होगी तो आपके वोटों से चुन करके जाने वाले जो इस देश के कानून बनाते, इस राज्य का कानून, लोक कल्याण कानून बनाते, वो विधायक नहीं बनाएंगे, अब प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी कि आपको पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी बिजली विभाग देखा है, अब बिजली विभाग को रिलायंस को बेच दिया। अब बिजली मंत्री क्या करता है मुझे समझ में नहीं आता। भाई उसकी संस्था तो अब कंपनी चला रही है। पहले होता तो बिजली विभाग का मंत्री सारा डॉक्यूमेंट प्लान बनाता, बिजली की मुहैया के लिए सारा उसका अपडेट जानकारी रखता। अब बिजली मंत्री कभी दिखता है? वो केवल पोस्ट हो गया, ये बिजली मंत्री है, सारा काम वो रिलायंस कंपनी कर रही। ये परिस्थिति आने वाली है, ये सारा आपको सिनेरियो बता रहा हूं। बेरोजगारी का महत्वपूर्ण बात बता रहा है। केवल रोजगार का मामला नहीं है, इस देश के कानून, इस देश का शासक बनने का मामला है, ये भयंकर मामला है। इसलिए साथियों ये सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और अभी महाराष्ट्र की सरकार ने एक जियो पास किया है, जियो लाया, शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा, ये है जियो। ये 14 मार्च 2023 का जियो है, जीआर है। ये कह रहा है कि अब महाराष्ट्र में नियुक्तियां बंद होंगी। महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको नौकरी भर्ती करे, आपको इस महाराष्ट्र में क्लर्क बनाए, ये महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र सरकार ने 9 विशेष कंपनियों को, इसमें कंपनी का नाम भी दिया है, ये 9 विशेष कंपनियों को टेंडर दे दिया है कि आपको जो लगता है, जहां जहां आपको जो मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, वो सारा आप नियुक्ति से लेकर के सारा इस महाराष्ट्र को गवर्न करने की जिम्मेदारी उन 9 कंपनियों को दे दिया। सरकार चुन करके आप बेचे, कंपनी चलाने के लिए टेंडर दे दिया। अब आप नौकरी एमपीएससी की बात कर रहे हो, आप क्या क्या बात कर रहे हो, उसने तो दे दिया टेंडर। तो ये जो टेंडर उसने दिया, ऐसे टेंडर को, ये जो कानून महाराष्ट्र सरकार ने, फडणवीस सरकार ने बनाया है, इस कानून का हम इस संसद में, बेरोजगारों की संसद में, इस कानून का हम जाहिर धिक्कार करते हैं। हमें ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। ये महाराष्ट्र के संविधान के विरोध में ये कानून है और हम अपने भारतीय विद्यार्थी और भारतीय बेरोजगार मोर्चा के कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे कि आप इस कानून की कॉपी जलाने का कार्य करो। ऐसे कानून की हमें जरूरत नहीं।
ये कानून से आने वाले समय में हमारे समाज में अधिकारी कर्मचारी पैदा नहीं होंगे, बल्कि आने वाले समय में ये हमारे समाज में गुलाम मजदूर पैदा किया जाएगा। ये कानून है, ये गुलाम मजदूर बनाने वाला कानून है। इतनी भयंकर कानून आपको इस महाराष्ट्र की सरकार ने दी है। इससे भयंकर बात बताता हूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर किसी प्रोफेसर बोलने को तैयार नहीं। इतना बड़ा बड़ा मंच भी दिया जाए तो प्रोफेसर बोलने को तैयार नहीं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे ही विरोध में है, मतलब प्रोफेसर की ही विरोध में है, वो तैयार नहीं। क्यों? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिजिटलाइजेशन एजुकेशन सिस्टम के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन उसने प्रारूप दिया है कि शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइज किया जाए। तो डिजिटलाइज करने के लिए उसने योजना दिया, प्रारूप क्या दिया है, और ये कहा है कि भविष्य में 2035 तक ये शिक्षा व्यवस्था, ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हम लागू करेंगे। वो ये व्यवस्था है कि अब एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर होगा और वो प्रोफेसर बैठेगा अपने डिपार्टमेंट में और बैठ करके यूट्यूब और चैनल के माध्यम से प्रवचन करेगा और विद्यार्थी को कॉलेज आने की जरूरत नहीं होगी, वो डिजिटल के माध्यम से एजुकेशन हासिल करेगा, नौकरियां समाप्त कर देगा। भाई एक डिपार्टमेंट में कम से कम 10 प्रोफेसर जाते, अभी एक प्रोफेसर ही तय करेगा कौन सा विषय किसे पढ़ाना है, वो तय करेगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी भयंकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए इन लोगों ने एक पॉलिसी लाई है कि प्राइमरी एजुकेशन में कहा, इस देश में प्राइमरी एजुकेशन और जूनियर एजुकेशन में जहां जहां एक कैंपस में अगर प्राइमरी एजुकेशन स्कूल है और फिर उसी कैंपस में जूनियर स्कूल है, तो साथियों पहले ये एजुकेशन सिस्टम से पहले वो प्राइमरी एजुकेशन में जो प्राइमरी सिस्टम है, प्राइमरी स्कूल है, उस स्कूल का हेडमास्टर प्राइमरी का अलग होता था और जूनियर स्कूल का हेडमास्टर अलग होता था। अभी इन्होंने एक योजना लाई, ये कंबाइंड योजना लाई, कंपोजिशन सिस्टम लाया, मर्जिंग सिस्टम लाया, और ये सिस्टम से ये कह रहे हैं अब जूनियर स्कूल और प्राइमरी स्कूल को एक साथ मर्ज किए जाएंगे। अब एक हेडमास्टर दोनों स्कूल को चलाएगा, नौकरियां समाप्त हो गई। ये सब षड्यंत्र है, ये तरीके से सारा षड्यंत्र चल रहा है। तो साथियों ये जो षड्यंत्र चल रहा है, ये षड्यंत्र हमें इस देश में जो हमारे पुरखों ने लिख करके कहा था, लिख लो दीवारों पर तुम शासन करती जमात हो। जिनको इस देश में शासन करती जमात बनना था, शासन करती जमात में हमारे लोगों ने सोचा, क्या सोचा? केवल हमारा मुख्यमंत्री हो जाएगा तो हम जमात बन जाएंगे। मायावती मुख्यमंत्री हो गई तो क्या उत्तर प्रदेश का कल्याण हो गया क्या? अरे केवल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने से भी आपका कल्याण नहीं होगा। अगर आपका इस देश में शासन करती जमात बनना चाहते हो तो आपको आपके पुरखों ने जो इस देश में लोकतंत्र दिया, लोकतंत्र के 4 पिलर दिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, इन चारों पर आपका हस्तक्षेप होगा तभी आप शासन करती जमात बन सकते हो। अभी न्यायपालिका हमने छोड़ा था क्योंकि न्यायपालिका हमारा कार्यक्रम का प्रथम कार्यक्रम के उद्घाटक, भाई हमारा कार्यक्रम ऐरा गैरा नत्थु खैरे से थोड़ी चल रहा। हमारा कार्यक्रम का पहले कार्यक्रम का उद्घाटक पूर्व जस्टिस माननीय न्यायमूर्ति पूर्व जस्टिस वीरेंद्र यादव, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस है, उन्होंने उद्घाटन किया था इस कार्यक्रम का। और उन्होंने उद्घाटन प्रबोधन में यही कहा, इस देश की बेरोजगारी में जितना इस देश की शासन व्यवस्था जिम्मेदार है, इस देश की बेरोजगारी में जितना इस देश का शासक वर्ग जिम्मेदार है, उतना ही इस देश की बेरोजगारी में इस देश की न्यायपालिका जिम्मेदार है।
एक पूर्व न्यायाधीश ने भी कहा। और उसका रिपोर्ट क्या है, जजों की रिपोर्ट क्या है, कह रही है, भास्कर शोध में कह रहा है कि जज इस देश में 10 लाख की आबादी पर 50 जज होने चाहिए। प्रति 10 लाख पर, वकील साहब आप है, इस देश में प्रत्येक 10 लाख पर जनसंख्या पर 50 जज होने चाहिए, मगर है कितने? 15 है। इसका मतलब न्यायपालिका को पता है कि हमारे पास मशीनरी नहीं है, फिर भी भर्ती नहीं कर रही है, और इस देश में तमाम वकालत किए हुए नौजवान भटक रहे हैं और उनकी भर्ती नहीं कर रही है। इसका मतलब इस देश की बेरोजगारी में जितना इस देश का नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, उतना इस देश का न्यायपालिका भी जिम्मेदार है। जी, जो 15 लोगों पर जजों की नियुक्ति करके केवल न्यायपालिका को चलाने का काम कर रहा है, बल्कि इस न्यायपालिका के द्वारा न्याय देने का काम नहीं कर रहा है, इसका यह माना जा सकता है साथियों। और एक और बात बताता हूं इसी रिपोर्ट में फिर दूसरी बात कहता, पुलिस विभाग के लोगों, पुलिस विभाग में कहता है कि इसी महाराष्ट्र में जो पुलिस ऑफिसर लोग हैं, उस पुलिस विभाग में अभी भी 25% अधिकारी के पद खाली पड़े हुए। ये सारे रिपोर्ट, ऐसा नहीं है कि इस देश में नौकरियां नहीं है, हाँ हम बेरोजगार हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश में स्किल्ड लोग नहीं हैं, हम बेरोजगार हैं। अगर ये स्किल्ड लोग नहीं है तो इस देश में यूजीसी होता है। यूजीसी ही इस देश की शिक्षा व्यवस्था का सिलेबस निर्धारित करता है। इस देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए कानून बनाया जाता है, वो शासक जाति के लोग चलाते हैं। अगर इस देश में यूनिवर्सिटी चलाई जाती है तो उसके प्रोफेसर की नियुक्ति करने की भी काम यूजीसी करता है। अगर इस देश में यूजीसी का मुखिया होता है, वाइस चांसलर होता है, तो उसकी भी नियुक्ति करने का जिम्मेदार ये यूजीसी होता है। यानी यूजीसी जो गवर्न होता है वो भारत सरकार की योजना से गवर्न होता है। अगर ये यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे नौजवान स्किल्ड नहीं पैदा हो रहे हैं, इनके अंदर स्किल्ड नहीं हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार ये नौजवान नहीं है, बल्कि इसका जिम्मेदार ये जो कारखाना गलत लगाया हुआ सरकार ने है, जो ये प्रोफेशन अनस्किल्ड लोगों को पैदा करके भेजा हुआ है, इसकी वजह से ये नौजवान लोग अनस्किल्ड पैदा हो रहे हैं। ये कंपनी जिसने भारत सरकार ने लगा करके ऐसे प्रोडक्टों को निकाला है, अगर भाई आप किसी प्रोडक्ट को लोगे, कोलगेट मंजन लोगे, अगर कोलगेट मंजन लेते हो और कोलगेट मंजन से आपका दांत खराब होता है, तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो कोलगेट मंजन वाले के केस पर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करेगा कि तुम काहे को कोलगेट मंजन किए। क्यों वकील साहब ऐसा कहेगा? बल्कि खींच करके लाएगा कंपनी वाले को कि तुमने ये कोलगेट मंजन क्यों इस तरीके से घटिया पैदा किया कि उसका दांत सड़ गया। इसका मतलब ये जो अनस्किल्ड लोग पैदा हुए, तो इसका जिम्मेदार ये अनस्किल्ड लोग नहीं है, बल्कि इसका जिम्मेदार इस देश की शैक्षणिक संस्थानें हैं। जो ये शैक्षणिक संस्थानें भारत सरकार खुद चलाती है, वो उसके जिम्मेदार है। ऐसे लोग, ऐसे नालायक लोग दूसरे को नालायक बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार को हम धिक्कार करते हैं। ऐसी सरकार की जरूरत हमें नहीं है, नहीं जरूरत ऐसी सरकार की। ये सारी समस्या है। तो हमने लोगों ने तय किया, हम लोगों ने भारतीय बेरोजगार मोर्चा के लोगों ने तय किया, इस देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई भी आदमी बोलने वाला नहीं, ना तो कोई पार्टी बोलने वाली है,
ना तो कोई एनजीओ बोलने वाला है, ना तो कोई इंस्टीट्यूट बोलने वाला है, ना तो पक्ष बोलने वाला है, ना तो विपक्ष बोलने वाला है। विपक्ष को तो लगा दिया कि भारत जोड़ो यात्रा में, और भारत जोड़ो यात्रा से निकला तो ये नरेंद्र मोदी को कह दिया चोर है, तो उसको लोगों ने लेकर के अंदर कर दिया, सारी मुद्दे को खत्म कर दिया। चलो, ये राष्ट्रीय स्तर की कोई समस्या है? किसी को चोर कहने की राष्ट्रीय समस्या है क्या? और सुप्रीम कोर्ट कहती है किसी को कोई आलोचना करने का इजाजत है, मौलिक अधिकार है। क्यों वकील साहब है ना, ये अभी हाल ही में जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार का आलोचना करना ये मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति है। अब उसने कह दिया तो वो कह दिया, उसके पीछे नहीं है ताकि बेरोजगार लोग सवाल ना खड़े करे कि 2024 में जब सरकार बनने जा रही है, ये 2024 का इलेक्शन होने वाला है, ये इलेक्शन के दौरान ये युवा बेरोजगार खड़ा सवाल ना खड़ा करे कि हमें जो आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो 2 करोड़ नौकरियों को पूछे ना। इससे पहले सारा सिस्टम, सारा गेना कहां फेंक दिया? राहुल गांधी के पाले में। ये सारा षड्यंत्र है। ये सारे षड्यंत्र को हमें, हमारे युवा बेरोजगारों को समझने की जरूरत है। और ये सारा षड्यंत्र सुनियोजित तरीके से चल रहा है, ये नहीं कि अंधभक्ति से चल रहा है। ये शासक लोग ये सुनियोजित तरीके से इस काम पर लगे हुए हैं ताकि इस देश में SC ST OBC के लोगों का अधिकार वंचित किया जाए, इनको अधिकार से मुक्त किया जाए। ये सारा इनका काम पर लगा हुआ है। अभी एक और बता देते हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने एक और रिपोर्ट दी अभी कल परसों में, कहा घटिया स्कूल शिक्षा देने